औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिस इज़ हमीदुल्लाह, डायरेक्टर ट्रेनिंग फ्राम FBIAC इस्लामाबाद। मैं आप तमाम मर्द ख़वातीन, प्रिंसिपल साहिबान, टीचर हज़रात, स्टूडेंट्स अगर कोई हो और कम्युनिटी के और लोग जो रेलेवेंट है उन सबको ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग में खुशामदीद कहता हूँ। और हम चाहते हैं कि इस ज़रिए से इस तरीके को इस्तेमाल करके पूरे मुल्क के जो हमारे साथ एफिलिएटेड स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके टीचिंग फ़ैकल्टी के मसले हल करें, और टीचिंग फ़ैकल्टी के मसले हल करने के ज़रिए स्टूडेंट्स की मसले भी हल करें, इसलिए कि हर स्टूडेंट तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। इस साल जो 2025 में बच्चे इम्तिहान देंगे वो कोई 4 और 5 लाख के दरमियान होंगे, तो 4-5 लाख बच्चों को एड्रेस करना मुश्किल है। उसके ज़रिए हमने आपको कन्वे करना ही चाहिए, और आपने इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को, सारी पॉलिसीज़ को, सारी एक्सप्लेनेशंस को अपने बच्चों तक कन्वे करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपसे नहीं हो सका तो ये समझे कि हमने ज़ूम मीटिंग जो आपके लिए की थी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो ज़ूम मीटिंग है इसके लिए हमारा जो तरीक़ाकार था आप लोग जानते हैं। जो हमारा सेक्शन, जो ट्रेनिंग का सेक्शन है, उसने राब्ते किए थे प्रिंसिपल साहिबान से, आप लोगों से, और कुछ क्वेश्चन मंगवाए थे। वो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन वो थोड़े से क्वेश्चन हैं वो हम इंशाअल्लाह पहले हमारा जो रिसोर्स पर्सन है, ऑफिसर है, जो सीनियर ऑफिसर ऑफ द बोर्ड है, वो आपको एड्रेस करके उनके जवाब दे देगा। फिर ऑनलाइन लाइव मीटिंग चलेगी, आपके सवालात आएंगे और हम इंशाअल्लाह उनके जवाब देंगे। आप कोशिश करें कि अपनी अपनी बारी पे आ जाएं, और एक बंदा एक दफ़ा जब आ जाए तो दूसरे को चांस दे दे ताकि कोई बंदा मिस ना हो। दूसरी बात यह है कि एक मीटिंग में आप ये ज़हन में रख लें कि एक दिन के एक मीटिंग में आपके सारे सवालात एड्रेस नहीं हो सकते। हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। आज हमारा ये तकरीबन 6 से 6 सेशन है, और हमें 10 दिन पहले तकरीबन ये काम शुरू किया है। ये चलेगा, अल्लाह ने चाहा तो फरवरी मार्च तक चलेगा अगले साल के 2025 के। ये हम 200-250 सेशन कोशिश करेंगे कि कर लें। तो हर सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे वेबसाइट पेज पे और हमारे सोशल मीडिया पेज पे पड़ा होगा। ज़ाहिर है आज आप लोग आए हैं तो कल आप लोग नहीं आएंगे, लेकिन कल की जो चीज़ होगी, रिकॉर्डिंग होगी, या पीछे जो हम कर चुके हैं वो भी हमारे वेबसाइट पे पड़े हैं, उनसे भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो इस तरह जितने सेशन होंगे उन सब के सवालात और जवाबात और पॉलिसी आप उसको बोर्ड्स के साइट से समझ सकते हैं। तो जहाँ पर और चीज़ें आपके सवालात आएंगे तो इंशाअल्लाह वो हम अगले किसी सेशन में एड्रेस करेंगे। तो मैं इस आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी दिलचस्पी से इसमें, अभी हमारा टाइम हुआ नहीं था 10 से के ऊपर था, और 10:15 से भी पहले कि तकरीबन 50-60 लोग लाइव हो चुके थे। तो अभी मेरे ख़्याल में 100 तक नज़दीक होंगे, 100 हो गए, 100 बंदे आप हो गए। हमारी मैक्सिमम लिमिट भी 100 की है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, और इस दिलचस्पी के नतीजे में हमारी भी दिलचस्पी बढ़ेगी। हम भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके दिलचस्पी के मुताबिक इसको चलाएं, और हम मिलजुल कर एजुकेशन के मसले, बच्चों के मसले, पेरेंट्स के मसले, मुल्क के मसले इकट्ठे एक ताउन से, एक दूसरे की सपोर्ट से हल कर सकें। और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा सोसाइटी को मिलना चाहिए, स्टूडेंट को मिलना चाहिए, पेरेंट्स को मिलना चाहिए। अगर हम ये सारा इल्म अपने पास रखेंगे और नीचे कन्वे नहीं करेंगे तो हमारे ज़ूम मीटिंग मुयस्सर नहीं होंगे। तो आज की मीटिंग के लिए हमने हमारे जो सीनियर साथी हैं वो उनको तकलीफ़ दी है। नुमान हरल साहब है जो डिप्टी कंट्रोलर है हमारे बड़े बहुत अहम शोबे के, जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करता है, उनके हेड है और बहुत वसी तजर्बा रखते हैं, और मामलात अक्सरियत उनको इल्म में है। अगर कोई चीज़ रहती भी है तो अगले सेशन में हम उसको करेंगे। मैं बिला ताख़ीर
माइक उनकी तरफ शिफ्ट करता हूँ। वो इंशाअल्लाह आखिर वक्त तक आपके साथ होंगे और आपके सवालात के पूरे इंशाअल्लाह जवाब देंगे। और अगर आप आज आखिर में आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट हमने करनी है, वो इस जब सवालात सेशन ख़त्म हो जाए तो मैं करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिस इज नोमान फ्रॉम फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। वेलकम टू द 6th लाइव सेशन ऑफ जूम। आज के सेशन में मैं आपका होस्ट रहूंगा मोहम्मद ओमान हरल, और हम आपकी तरफ से आए हुए पहले से रिसीव सवालात उनके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, उनके ऊपर आपको खातिर खा जवाब देने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ इस सेशन के एंड में, जैसे कि पहले आपको बताया गया, कि हम आपसे कुछ लाइव सवालात भी लेंगे और उनके भी आपको साथ साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम डायरेक्टली सवालात की तरफ आते हैं। हमें आज के सेशन में 20 से ज़ायद कुछ सवालात और बड़ी वैल्यूएबल सजेशंस और बड़े वैल्यूएबल मशवरे मौसूल हुए हैं। हम एक एक करके आपके सामने रखते जाते हैं और उसके ऊपर हम अपने कमेंट्स या उनके मुतालिक जवाबात से आपको आगाह करते रहेंगे। सबसे पहला सवाल है, ई मार्किंग मे बी रिव्यूड और इम्प्रूव्ड। ये एक बहुत अच्छी सजेशन है। डेफिनेटली हर काम में, जिंदगी के कोई भी शोबा हो, हम जिंदगी में जितने भी अवामिल कर रहे हैं, हर एक के अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। अगर आप हमारा ई मार्किंग का सिस्टम देखें तो पिछले 2 सालों के अंदर इसके अंदर एक बड़ा ड्रामेटिक इम्प्रूव आया है, कि जिसके अंदर हमारे पास जो पर्सनल्स हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अपनी विजिलेंस, उनकी अपनी अटेंटिवनेस और उनकी अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से इंश्योर किया गया है। उनकी सिलेक्शन का तरीकाकार बहुत इम्प्रूव कर दिया गया है। उनकी तरफ से कंसेंट और उनकी तरफ से अवेलेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया गया है। तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है वो इससे भी बेहतर होता जाएगा। इससे पहले जो सिस्टम था, आज का सिस्टम उससे बहुत बेहतर है, और गुजरते वक्त के साथ साथ ये मजीद बेहतर होता जाएगा। दूसरा सवाल आपकी तरफ से मौसूल हुआ है कि प्रैक्टिकल एग्जाम शुड बी कंडक्टेड बाय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ओनली। बिल्कुल दुरुस्त है। फेडरल बोर्ड की 99% कोशिश इसी तरह से होती है, और 100% इसी तरह से होता है कि मुतल्लिका सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ही उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर इस बात के ऊपर हम एम्फेसाइज करेंगे कि हमारे पास, फेडरल बोर्ड के पास, जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की नॉमिनेशन आती है, यानी कि उनकी नामजदगियां होती हैं उनके अदारों की तरफ से, वो उनके मुतल्लिका प्रिंसिपल्स की तरफ से होती हैं। और फेडरल बोर्ड किसी भी मुतल्लिका शख्स को या किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को विदाउट ड्यू नॉमिनेशन किसी भी जगह पे अपॉइंट नहीं करता। हैविंग सेड दैट, 99% बल्कि 100% इस बात को इंश्योर किया जाता है कि किसी भी मुतल्लिका सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के लिए जिस फर्द को भेजा जा रहा है वो उस मुतल्लिका शोबे का टीचर हो, या उसके पास उस मुतल्लिका शोबे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस मौजूद हो। नंबर 3, एक सजेशन है, एक पॉइंट आउट किया गया है, एक अनोमली, दैट इज पीबीए इज अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ द सेशन। इसके हवाले से मैं थोड़ी सी वजाहत ये चाहूंगा कि पीबीए के फॉर्मेट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती रही हैं वक्त के साथ साथ, जिसको आपको कन्वे हुआ अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर में। लेकिन पीबीए का जो अपना एक आइडिया था, बेसिक आइडिया, वो पिछले साल सेशन के शुरू में ही आ गया था, और उसके हवाले से वेल इन टाइम इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस साल 9वीं और 11वीं यानी कि 9th एंड फर्स्ट ईयर पे प्रैक्टिकल की जगह पीबीए का कंडक्ट की इनेकाद किया जाएगा। उसका आपके पास जो फाइनल वर्जन था उसके आने में मुमकिन है थोड़ा सा वक्त लग गया हो, लोकेलिटी बेस्ड। बाज लोगों को जो फेडरल बोर्ड से थोड़ा से फासले पे हैं, उनको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट का फौरी तौर पर अगर नहीं पता चला, अदरवाइज फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे भी ये चीजें इन टाइम आ गई थी और लोगों को बता दिया गया था। नंबर 5, एक पॉइंट आउट की गई ये चीज, दैट ड्यूरिंग लास्ट ईयर पेपर पैटर्न वाज चेंज्ड 2 टाइम्स एट द एंड ऑफ द सेशन। इसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है। पेपर पैटर्न के चेंज होने का मतलब ये है कि एक ही मुतल्लिका सब्जेक्ट का 2 दफा पेपर पैटर्न चेंज होना, ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल कुछ सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न जो है वो सेशन के शुरू में अनाउंस कर दिया गया,
कुछ मजामीन का पेपर पैटर्न जो है वो सेशन के मिड में अनाउंस किया गया, जिसके अंदर इस्लामिक स्टडीज, सिविक्स और एजुकेशन जैसे मजामीन शामिल हैं। उनका पेपर पैटर्न जो था वो साल के तकरीबन मिड में अनाउंस किया गया था। ऐसा नहीं है कि किसी एक मुतल्लिका मजमून का पेपर पैटर्न जो है वो साल में 2 दफा चेंज किया गया हो। मैं बहरहाल इसको अपने पास मुतल्लिका आर्काइव्स में चेक भी कर लूंगा, लेकिन इस तरह से ऐसा मुमकिन होना नजर नहीं आता। नंबर 6 पे एक सजेशन है कि पीबीए शुड बी रिव्यूड और रिवर्स्ड। ये एक सजेशन है, वी आर ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट कि पीबीए को हम किस तरह से मजीद बेहतर बना सकते हैं कि वो बच्चों के लिए फ्रेंडली भी हो, बच्चों के ऊपर वो बोझ बने बगैर उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स का एक अच्छा जायजा, एक अच्छा तखमीना बन सके। रिवर्स करने के बजाय हम इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ अगर ले जाने की कोशिश करें और इस तरह से ही बात करें कि हम पीबीए को मजीद इम्प्रूव कर सकें, तो दैट इज ऑलरेडी देयर, वो आपने ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि इट शुड बी रिव्यूड। नंबर 7 पॉइंट की तरफ आते हैं। E-marking was not done by subject specialists as data of teachers was not verified last year. मैं इसके ऊपर फिर दुरुस्तगी चाहूंगा रिकॉर्ड की थोड़ी सी, कि फेडरल बोर्ड के पास जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मुतल्लिका अदारों की तरफ से कंसेंट मिलने के बाद आती हैं। तो इसके अंदर फेडरल बोर्ड अपनी तरफ से जिसको भी अपॉइंट करता है वो हमेशा उस सब्जेक्ट का तजर्बा, उस सब्जेक्ट का मुतल्लिका डिग्री और उस सब्जेक्ट के अंदर मुतल्लिका कॉम्पिटेंस का हामिल होता है वो फर्द। पॉइंट नंबर 8 है, पेपर सेटर्स डू नॉट केटर फॉर द कंडीशन ऑफ एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। मैं इसके ऊपर आप सब लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। हमारा पेपर जब सेट होता है तो उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा इसको इन डेप्थ देखना चाहें तो आप इसको गौर करेंगे कि 2006 के करिकुलम के मुताबिक अब तक जो पेपर सेट होते आए हैं, खासतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी मजामीन में, जो जो मुतल्लिका करिकुलम की गाइडलाइंस अवेलेबल हैं पेपर के अंदर, उन्हीं मुतल्लिका गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेंट मौजूद होता है। बिलफर्ज मैं एक मिसाल के तौर पर देना चाहता हूँ कि अगर फिजिक्स के यूनिट 3 की परसेंटेज 10% डिफाइंड है तो पेपर के अंदर उसका 10% कंटेंट मौजूद होगा। अब इसके अंदर हम मजीद थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं कि एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट से हम क्या मुराद लेते हैं। हम इसके हवाले से ये समझते हैं, ये फेडरल बोर्ड इसके हवाले से इस बात को समझता है कि एक सवाल के अंदर जो मुतल्लिका मंदरजात हैं वो किसी हद तक भी अगर कोई बच्चा कर दे, यानी कि अगर 3 नंबर का सवाल है और उसके अंदर 3 मुख्तलिफ मंदरजात दरकार हैं, तो अगर बच्चे ने एक भी अटेम्प्ट कर लिया तो उसको 1 नंबर मिल जाना चाहिए। अगर बच्चे ने 2 सही तरह से जवाब दिए तो उसको 2 मिल जाने चाहिए नंबर। अगर उसने 3 नुकात का सही तरह से जवाब दिया उसको उसको 3 नंबर मिल जाने चाहिए। इसी तरह से आप अगर देखें तो एक एक्सीलेंट, एक एवरेज और एक बिलो एवरेज स्टूडेंट का यहीं पे तकाबली जायजा आ जाएगा कि एक बच्चा है जिसने तीनों पॉइंट्स को एड्रेस किया है उसको 3 नंबर पूरे मिल गए, एक्सीलेंट स्टूडेंट। एक बच्चा है जिसने 2 पॉइंट्स को एड्रेस किया है, एवरेज स्टूडेंट, 2 नंबर मिल गए उससे। एक बच्चा है जिसने सिर्फ एक पॉइंट को एड्रेस किया और उसको 1 नंबर मिला, दैट इज बिलो एवरेज। इसके हवाले से हम हमेशा बच्चों को उनकी उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको अनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हैं तो वो अपने टाइम को, जो उनको मुतल्लिका वक्त दिया गया है, उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करें। पेपर हल करते हुए जल्दी मत करें। जो मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट साहिबान या साहिबा हैं उनसे भी हमारी गुजारिश होती है कि बच्चों की इस बात पे हौसला अफजाई की जाए कि बच्चे अपना मुकम्मल वक्त लेके तमाम तर पेपर जितना कि उनको आता है वो जरूर हल करें। उसकी वजह यह है कि बच्चे बाज औकात अपना पेपर किसी वजह से अगर वो छोड़ आते हैं तो जो अटेम्प्ट नहीं किया गया हिस्सा उसके ऊपर उनको नंबर हासिल करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। उसके अंदर नंबर हासिल करने के किसी भी किस्म के इम्कानात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को बजाय इसके कि वो अपना पेपर किसी भी वजह से छोड़ आए, उनको पेपर जरूर करना चाहिए।
सवाल नंबर 9 की तरफ आते हैं। सिलेबस ऑफ 9th एंड फर्स्ट ईयर में बी रिड्यूस्ड। इसके ऊपर फेडरल बोर्ड बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है कि जो हमारे पास न्यू करिकुलम 2022 का आया है या इम्प्लीमेंट किया गया है, इसके अंदर एसएलओस की तादाद खातिर खा ज्यादा है पुराने करिकुलम्स के मुताबिक, पुराने करिकुलम्स के मुकाबले में। इसके ऊपर फेडरल बोर्ड बखूबी इस बात से वाकिफ है कि चूंकि इसका बर्डन जो है वो सारे का सारा स्टूडेंट्स के ऊपर आएगा, उसके लिए फेडरल बोर्ड ने ऑलरेडी एक पॉलिसी अनाउंस की है, जिसमें अभी थोड़े दिन में हम लोग ये अनाउंस कर देंगे कि कुछ एसएलओ जो हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा बन जाएंगे और कुछ एसएलओ जो हैं वो समेटिव असेसमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। यानी कि साल के आखिर में जो फेडरल बोर्ड का यानी कि बोर्ड का जो एग्जाम होगा, उसके अंदर जो करिकुलम के अंदर तमाम तर एसएलओज की फहरिस्त दी गई है, बच्चों को उसमें इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि बच्चों को कुछ या उसमें से बहुत सारे एसएलओज का एक मेजर पोर्शन, एक बड़ा हिस्सा, वो साल के दौरान उससे बच्चे गुजर चुके होंगे। पॉइंट नंबर 10 की तरफ आते हैं कि एकेडमिक कैलेंडर विद द स्टार्ट एंड एंड डेट्स में बी अनाउंस्ड वेल इन टाइम। हम इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि इसको वेल इन टाइम अनाउंस होना चाहिए और हम मुतल्लिका शोबे को इसको मुतल्लिक आगाह भी कर देंगे। जनरली हमारी इसके हवाले से नॉलेज यही है कि ये वेल इन टाइम होता है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का आगाज होता है साथ ही एकेडमिक कैलेंडर का भी इजरा हो जाता है और उसके अंदर एक अंदाजिन तारीख दे दी जाती है, एक टेंटेटिव डेट दे दी जाती है कि किस तारीख से अगले साल के इम्तहानात का आगाज होगा। नंबर 11 की तरफ आते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट इज जस्ट लाइक अ थ्योरी पेपर, इट डज नॉट हैव प्रैक्टिकल वर्क इन्वॉल्व्ड, it must be replaced and traditional method of practical may be adopted with some amendments। इसको हम तीन हिस्से इस सवाल के, हम इनको वन बाय वन तीनों को एड्रेस करते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का जो कॉन्डक्ट है, इट इज लाइक अ थ्योरी पेपर, वी एग्री विद दैट कि ये एक पेंसिल एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है और इसको उसी अंदाज में कंडक्ट किया जाता है जैसे कि हमारा थ्योरी का पेपर कंडक्ट किया जाता है। अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जिसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है कि इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल वर्क इन्वॉल्व। यहाँ पे हम आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे आपकी इजाजत से। वो इख्तलाफ ये है कि प्रैक्टिकल को बाय डेफिनेशन डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये जो कन्वेंशनल प्रैक्टिकल का कंडक्ट था, उसके अंदर बच्चे को प्रैक्टिकल स्किल यानी कि लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो उसके रिजल्ट किस तरह से नोट करने हैं, उसके रिजल्ट्स को किस तरह से ऑब्जर्व करना है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल, जैसा कि फोर्सेस के कैलकुलेशन का इस्तेमाल, जैसा कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल, उसके अंदर रीडिंग किस तरह से लेनी है, उस रीडिंग को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, उस रीडिंग को किस तरह से रिपोर्ट करना है, उस रीडिंग को किस तरह से मैनिपुलेट करना है कंसिडरिंग द जीरो एरर और नॉट जीरो एरर। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक वही बच्चा जो कि इन तमाम तफासिल से, जो इन तमाम डिटेल से मुकम्मल तौर पे आगाह होगा, मुकम्मल तौर पे अवेयर होगा, वही बच्चा इन सब चीजों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकता था। इसके साथ साथ इस बात का ख्याल रखा गया है कि लैब के अंदर जो कन्वेंशनल प्रैक्टिकल असेसमेंट का जो मेथड चल रहा था, जिसके अंदर लैब के अंदर परफॉर्मेंस होती थी, उसके आखिर में जो वाइवा का इनेकाद किया जाता था, उससे मुतल्लिक कुछ छोटे छोटे सवालात दिए गए। वो उन सवालात को इसी स्पिरिट के साथ मद्देनजर रखा गया कि वो प्रैक्टिकल और थ्योरी के नॉलेज के दरमियान एक ब्रिज का काम करें और बच्चे का अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो अच्छे तरीके से देख सकें कि बच्चे ने किस तरह से उस प्रैक्टिकल को और उस प्रैक्टिकल की थ्योरी को किस तरह से समझा है। आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं कि इट मस्ट बी रिप्लेस्ड इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रैक्टिकल में बी अडॉप्टेड विद सम अमेंडमेंट्स। ये एक तजवीज है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको अर्ज किया कि हम काम कर रहे हैं कि पीबीए को हम मजीद बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। जनरली हम रिवर्सल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि हम हमेशा आगे की तरफ देखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम आगे की तरफ जाते हुए हम उसी मंजिल पे आ खड़े होते हैं जहां से हमने आगाज किया था, लेकिन हम स्टेप बैक लेने के बजाय हम स्टेप फॉरवर्ड उसको कहेंगे कि हमने एक तजर्बा किया, उस तजर्बे के अंदर हमने ये सीखा कि इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके अंदर हम प्रैक्टिकल
और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए बच्चों का लैब का पीरियड या प्रैक्टिकल असेसमेंट का पीरियड हम कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 12 की तरफ आते हैं। A proper subject teacher must be appointed as practical examiner, and no practical examiner should be appointed for two different subjects. इस सवाल के भी दो हिस्से हैं। पहला ये कि प्रॉपर सब्जेक्ट टीचर को प्रैक्टिकल के लिए अपॉइंट करना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि फेडरल बोर्ड जो है, लोगों के जो हमारे पास कवायफ या उनकी डिटेल्स मौजूद होती हैं, उनकी बिना पे हम लोग मुतल्लिका सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को मुतल्लिका सब्जेक्ट्स में ही लगाते हैं। सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट पे थोड़ी सी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। मैट्रिक पे अमूमन एक साइंस टीचर तमाम साइंसेस सब्जेक्ट्स को पढ़ा भी सकते हैं और उसके हवाले से उनके पास वो होती है, अमूमन बायो और केमिस्ट्री के लोग होते हैं। चूंकि उनकी डिग्रीज के बैकग्राउंड ऐसे होते हैं, इस वजह से वो दोनों जगह पे एक्सेप्टेबल होते हैं। जबकि इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट में मुतल्लिका सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो हैं वो अपने मुतल्लिका सब्जेक्ट को ही लेते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अमूमन इन्हीं मजामीन के ऊपर होता है। अगर हम दीगर मजामीन की तरफ आ जाएं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और स्टैट्स और उसके अलावा जो कुकिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, खानादारी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके अंदर मुतल्लिका मजामीन के एक्सपर्ट्स ही तशरीफ लाते हैं और वो ही उन मजामीन के प्रैक्टिकल्स का इनेकाद करते हैं जिनके हवाले से हमारे पास उनकी वेरिफिकेशन मौजूद होती है, जिनके हवाले से उनकी डिग्री या उनका एक्सपीरियंस मौजूद होता है। नंबर 13 की तरफ आते हैं। रीजनेबल नंबर ऑफ हॉलीडेज बिटवीन टू पेपर्स मे बी केप्ट इन डेट शीट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस। इस सवाल के अंदर जो सजेशन दी गई है, इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँ, अगर आप 2024 का एग्जामिनेशन जो फेडरल बोर्ड का इनेकाद किया गया है, उसकी अगर आप दोनों डेट शीट्स उठा के देख लें, जिसके एसएससी यानी मैट्रिक और एचएसएससी यानी इंटरमीडिएट, तो आपको अंदाजा होगा कि उसके अंदर मैट्रिक के अंदर हर मजमून में कम से कम एक छुट्टी जरूर दी गई है। यानी कि तमाम जो मेन स्ट्रीम मजामीन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान और उसके अलावा दीगर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में बच्चों के पास कम से कम एक छुट्टी जरूर मौजूद है। इसी तरह से इंटरमीडिएट में भी इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बच्चों के पास दो या एक छुट्टी कम से कम जरूर मौजूद हो। बाज मौके पे ये छुट्टियां दो से बढ़कर तीन भी हो गई हैं, चार भी हो चुकी हैं। इसके अंदर एक छोटे से बारीक नुक्ते की मैं निशानदही करना चाहूंगा कि डेट शीट्स का इनेकाद या डेट शीट्स का डिजाइन अमूमन फ्रेश अपीयरेंस वाले बच्चों को देख के किया जाता है। इसके अंदर ये बात बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अगर रिपीटर्स और इम्प्रूवमेंट्स वाले बच्चे या सप्ली होल्डर्स बच्चे, अगर उनके हवाले से भी ये छुट्टियों का ख्याल रखा जाए, तो चूंकि उनके 2 सालों के मजामीन बाजुकात इकट्ठे आ रहे होते हैं, तो इसको उसके अंदर छुट्टियों का इस तरह से मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए कि फेडरल बोर्ड इस चीज का ख्याल रखता है कि बच्चों के एक दिन में 2 पेपर बैक वक्त ना हो रहे हों। इसको हम अमूमी जबान में क्लैश कहते हैं या तसादुम कहते हैं, कि किसी भी तरह से बच्चों के 2 मज़ामीन का तसादुम या क्लैश ना आने पाए, ताकि बच्चों को अपने एग्जामिनेशन देने में या अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने में किसी किस्म की कोई जहनी कोफ्त का सामना ना करना पड़े। नंबर 14 की तरफ आते हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल नोटबुक के मार्क्स खत्म करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि बच्चों के प्रैक्टिकल लैब मैनुअल्स या बच्चे अपने स्कूलों में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के बाद, प्रैक्टिकल्स करने के बाद उनकी नोटबुक्स ना तैयार करें। इसके अंदर बहरहाल बच्चों को इस बात की सहूलत दी गई है कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, एक पर्टिकुलर एक खास नुक्ता नज़र से, खास जाविये से, कि एक बहुत महंगी कॉपियां जिनकी कीमतें बाज़ औक़ात 1500, 2000, 6000, दुरुस्त कीजिएगा अगर मेरी मालूमात दुरुस्त नहीं है, इतनी महंगी कॉपियों की खरीदने से बच्चों को बचा लिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसके अंदर किसी किस्म की कैद नहीं है कि आप किसी भी ब्रांड की या किसी भी खास पब्लिशर की कॉपियां इस्तेमाल करें, बल्कि हम तो इस बात के ऊपर इनकरेज करते हैं बच्चों को
कि जो हम लोग अब इब्तदाई क्लासेस में जिनको हम साइंस की कॉपीज कहते थे, जिसकी एक साइड पे लाइंस होती थी और एक साइड पे वाइट पेज होता था, खाली सफा होता था, हम इस बात को इनकरेज करते हैं कि बच्चे अपने प्रैक्टिकल्स की डिटेल्स या प्रैक्टिकल्स की सारी तफासील उसके ऊपर नोट करें। उसके ऊपर बच्चे अपने प्रैक्टिकल की डिटेल्स भी लिखेंगे, अपनी लैब की डिटेल्स भी लिखेंगे, और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई माली बोझ भी नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर 15 की तरफ आते हैं। वेल एक्सपीरियंस्ड हेड एंड सब एग्जामिनर्स मे बी अपॉइंटेड फॉर पेपर मार्किंग। एब्सोल्युटली जी, वी एग्री विद यू। We always prefer the experience along with the relevant qualifications. That is the experience, that is the degree in the certain subjects, that is the appointment from a certain institution, and we always prefer that कि हमारे पास लोग हर तरह से, हर तरह की लोकेलिटी से और हर तरह की डायरेक्टोरेट से, हर तरह के अदारे से हमारे पास तशरीफ लाएं। अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने डिग्री की बेस पे वो हमारे पास आके पार्टिसिपेट करें और एक अच्छी मुकाबले की फिजा पैदा करते हुए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करें। सवाल नंबर 16 की तरफ आते हैं। ओल्ड पैनल मार्किंग इज अ बेटर ऑप्शन एज होल टीम ऑफ हेड एंड सब एग्जामिनर्स आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट टू डिस्कस एंड रिमूव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग मार्किंग। इस वक्त जो ई मार्किंग का प्रोसेस है उसके अंदर और पुरानी पैनल मार्किंग के अंदर कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है। इसके अंदर एक बड़ा एडवांटेज ये है कि किसी की भी प्रॉपर आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बगैर, हर एक की सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए हमारे पास मार्किंग के अंदर शफाफियत बढ़ चुकी हुई है। हमारा इस वक्त का जो मौजूदा निज़ाम है उसके अंदर हम लोग बड़े अच्छे तरीके से, जो हमारे पास डिफरेंट क्लैशेस होते हैं, डिफरेंट जीरो एरर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सिस्टम खुद ब खुद आइडेंटिफाई करता जाता है और वो खुद ब खुद हमारे पास वो मार्क होते जाते हैं। प्रीवियस प्रैक्टिस के अंदर जो पैनल मार्किंग होती थी, जिसके अंदर एक हेड एग्जामिनर अपने साथ मुतल्लिका टीचर्स को एक ही जगह पे लेके बैठ के उसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बहस करते हुए बच्चों के पेपर मार्क करते थे, वो एक अच्छा निज़ाम था, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी पाबंदी ये थी कि हेड एग्जामिनर और सब एग्जामिनर और उनके तमाम कोलीग्स का एक जगह पे एक वक्त में एक खास हालात में मौजूद होना जरूरी होता था, जिसके अंदर बाज़ औक़ात अगर किसी की कोई पर्सनल मजबूरी आ जाती है, किसी की कोई पर्सनल एंगेजमेंट आ जाती है, तो उसका वहां पे मौजूदगी या अदम मौजूदगी जो है वो काम के तसलसल में रुकावट का बायस बन जाती थी। जबकि ई मार्किंग में इस बात को ओवरकम कर दिया गया है कि लोग अपने घर बैठे किसी भी वक्त अपनी मुतल्लिका मसरूफियत को पसे पुष्ट डालते हुए या उसको अहमियत देते हुए, जो भी उनकी प्रेफरेंस है, वो अपनी सहूलत के साथ अपनी मार्किंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर मैं खास तौर पे खवातीन असातिज़ा का जिक्र करना चाहूंगा कि खवातीन असातिज़ा अपनी तमाम तर घरेलू मसरूफियात को भी मद्देनजर रखते हुए कि वो अपने घर को भी टाइम देते हुए अपने फ्री टाइम में जब चाहे मार्किंग कर सकती हैं। इसी तरह से मेल असातिज़ा अपनी तमाम तर घरेलू और जितनी भी उनकी बाहर की मसरूफियात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जब चाहें वो मार्किंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अंदर वक्त की कैद नहीं है। आप फजर के वक्त करना चाहें, आप दोपहर को जोहर के वक्त करना चाहें, आप इशा के बाद करना चाहें, जब आपको सहूलत हो आप इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। नंबर 17 है, ये पहले हिस्से का आखिरी पॉइंट है, दैट इज एग्जाम सेंटर्स मस्ट बी मेड इन स्कूल्स विद लार्ज रूम्स और हैविंग प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल। फेडरल बोर्ड की हमेशा ये प्रेफरेंस होती है कि उन अदारों का बतौर इम्तहानी मरकज इंतखाब किया जाए जहां पे फैसिलिटीज बच्चों के लिए मैक्सिमम हों। इस बात के अंदर हम इस अमर की भी निशानदही करेंगे कि मुतल्लिका अदारे जहां पे फेडरल बोर्ड का जिस वक्त इम्तिहान चल रहा होता है उस वक्त उनके पास छोटी क्लासेस यानी कि मिडिल और प्राइमरी की क्लासेस भी चल रही होती हैं। तो तमाम अदारे अपनी मखसूस लिमिट्स के अंदर रहते हुए, अपनी मखसूस उनकी जो बाइंडिंग्स होती हैं उसके अंदर रहते हुए फेडरल बोर्ड के साथ जितना ताउन करते हैं उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उनसे मजीद ताउन की भी रिक्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से हम साथ साथ ये भी इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि फेडरल बोर्ड अपने मकसद के हसूल के लिए किसी के ऊपर बोझ ना बन जाए और किसी के अपने जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यानी कि एजुकेशन इम्पार्ट करना और तमाम लेवल्स पे इम्पार्ट करना, फेडरल बोर्ड उसके अंदर किसी किस्म की रुकावट ना बने, बल्कि ये दोनों काम जो हैं वो बैक वक्त
एक दूसरे के साथ मुतवाजी चलते रहें। इसके अंदर इस समर की मैं निशानदेही करना चाहूंगा कि फेडरल बोर्ड की तरफ से तमाम स्कूलों से, तमाम अदारों से, तमाम कॉलेजेस से एफिलिएशन के वक्त ये रिक्वेस्ट होती है कि वो अपने पास एग्जामिनेशन हॉल का इंतजाम जरूर करें। और फेडरल बोर्ड इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करता है और फेडरल बोर्ड उन अदारों को प्रेफर करता है जहां पे एग्जामिनेशन हॉल्स मौजूद हैं, ताकि वहां पे बच्चों का इम्तिहान का इनेकाद जो है वो आसानी से किया जा सके। हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। हमें कुछ सजेशंस मिली हैं, उन सजेशंस को हम पहले की तरफ देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट मस्ट बी परफॉर्मेंस बेस्ड। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि पीबीए जो डिजाइन की गए हैं वो यही सोच के डिजाइन किए गए हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड हो, वो अमली इम्तिहान के ऊपर उनकी बुनियाद हो और बच्चों ने अगर लैब अटेंड की है तो वो पीबीए को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। Number two, restricted choice in section B and section C may be replaced with open choice. ओपन चॉइस से रिस्ट्रिक्टेड चॉइस की तरफ आने के अंदर कुछ कबाहतें हैं, कुछ उसके अंदर फवायद हैं। कबाहतें ये हैं कि बच्चों के पास, जैसे कि लफ्ज़ जाहिर करता है कि रिस्ट्रिक्टेड चॉइस है कि दो के अंदर है, उनमें से कोई एक करना ही है। फवायद बच्चों के पास ये हैं कि इसके अंदर चॉइस का मार्जिन 100% बढ़ जाता है, तकरीबन 50% चॉइस आ जाती है। दोनों सिस्टम्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आपकी इस राय को हम बिल्कुल इसके ऊपर गौर कर लेते हैं और मुतल्लिका शोबे से रिसर्च से हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि इसको देख लें। नंबर 4 है रीचेकिंग ऑफ पेपर्स फी ₹1500 पर सब्जेक्ट में बी रिड्यूस्ड। एक रीजनेबल सजेशन है। हम मुतल्लिका फाइनेंस सेक्शन के सामने भी ये बात रख सकते हैं कि अगर इसके अंदर कोई गुंजाइश मौजूद है तो इस फी को रिवाइज या रिव्यू कर लिया जाए बच्चों के फेवर में। इसके अंदर मैं इस अमर की निशानदेही करना चाहूँगा कि फेडरल बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान के तमाम लीडिंग बोर्ड्स में अपनी तमाम तर बेहतरीन सहूलियात के पेश नज़र, यानी कि हमारी इस वक्त तकरीबन 100% सहूलियात वेब बेस्ड हैं। आप घर बैठे हमारे साथ इम्तिहान देने के अलावा बाकी तमाम सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। बल्कि पिछले 2 साल से फेडरल बोर्ड ने तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम भी शुरू करा दिया, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों को अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दे रहे हैं। इन सारी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो फेडरल बोर्ड की फीस इस वक्त पाकिस्तान के दीगर बोर्ड्स के मुकाबले में बहुत रीजनेबल और बड़ी नॉमिनल सी हैं। लेकिन बहरहाल हम इस बात को मजीद एंडोर्स करते हैं और हम देखते हैं कि अगर बच्चों के लिए मजीद हम इसमें गुंजाइश पैदा कर सकें। आज का आखिरी सवाल कि SSC1 बुक्स ऑफ NBF रिकमेंडेड बाय FBISC आर टू लेंथी। ठीक, इसका दूसरा हिस्सा, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट द सिलेबस वेल इन टाइम। लेकिन पेडागोजी के हवाले से फेडरल बोर्ड आपको असिस्टेंस करता रहेगा। फेडरल बोर्ड पेडागोजी के हवाले से आपको जो भी कोई डायरेक्ट ट्रेनिंग की जरूरत होगी, फेडरल बोर्ड उसके अंदर हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन जो एकेडमिक कैलेंडर है स्कूल का, इसी तरह से जो टॉपिक्स कवर करने के लिए जो आपका शेड्यूल है, उसके अंदर तमाम अदारों को अपने तौर पे खुद थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। इसके अंदर फेडरल बोर्ड ये जरूर एक असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है कि कुछ हिस्सा, यानी कि SLOs की एक लिस्ट, मखसूस लिस्ट, वो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में, यानी कि दौरान साल जो होने वाली तमाम तर असेसमेंट्स, तखमीने, आजमाइशें, इम्तहानात, उसका हिस्सा बन जाएंगे। और जो बाकी बच जाने वाला हिस्सा होगा वो फेडरल बोर्ड सबमेटिव असेसमेंट, यानी कि बोर्ड के इम्तहानात जिनको उनफ्राम में कहा जाता है, उसके अंदर कंक्लूड कर लेगा। रही बात कवरेज की, तो वो 100% फिलहाल यही हमारे पास है कि वो 100% कवर करना है। उसके हवाले से असातिज़ा को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। फेडरल बोर्ड आपको उसके अंदर असिस्ट करेगा कि पेडागोजी के अंदर ऑनलाइन लेक्चर्स की सूरत में, ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशंस की सूरत में, जहां जहां आपको असिस्टेंस चाहिए होगी, फेडरल बोर्ड के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप जो चीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहें, हम अपने चैनल्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे। आप जो चीज़ हमसे चाहें, आप हमें लिख के दें, हमें इधर बताएं, हम वो उसके ऊपर काम करके लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। आपके पास जो रिटन सवालात थे, हमारे पास जो रिटन सवालात थे जो आप लोगों की तरफ से आए थे, उनका इख्तिताम हुआ। अब हम चलते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर की तरफ। मुझे अस्सलाम ये, वालेकुम अस्सलाम जी।
अ, जब फेडरल बोर्ड ड्यूटियां लगाता है सुपरटेंडेंट डिप्टी सुपरटेंडेंट, तो उससे पहले हमसे डाटा लिया जाता है। लेकिन जब लगती हैं ड्यूटियां तो वो ऑनलाइन लग जाती हैं, प्रिंसिपल को पता ही नहीं होता, और साथ साथ टीचरों की ड्यूटियां लगी हुई होती हैं। इसलिए जो हमसे रिटर्न डाटा लिया जाता है उसी के मुताबिक लगाया करें। वो हमने अपना देखना होता है कि हम स्कूल भी चलाना होता है और ड्यूटियां भी करवानी होती हैं। तो इसलिए काइंडली ये थोड़ा सा देख लिया करें कि ऑनलाइन ड्यूटियां ना लगे। जी सर, इसमें मैं आपका सर तारुफ पूछ सकता हूँ सर? मोहम्मद तनवीर फ्रॉम बिम्बर, FG आशिक हुसैन, बिम्बर। जी तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इसका। अच्छा सर, इसमें हम थोड़ी सी वजाहत दोबारा से करेंगे कि इस वक्त भी आप लोगों ने 2025 के इम्तहानात के लिए 2024 के साल के शुरू में कुछ नॉमिनेशंस दी हैं। हम इसके ऊपर इस बात को थोड़ी सी हम फिजा को वजाहत कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। आपने जो नॉमिनेशंस दी हैं वो फेडरल बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो तमाम लोग हमारे पास मुतल्लिका ड्यूटीज के लिए, मुतल्लिका फ़राइज़ के लिए अवेलेबल हैं। मैं इसके ऊपर फेडरल बोर्ड का ये नुक्ता नज़र पेश करना चाहूँगा कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि वो तमाम लोग जो हैं वो ड्यूटीज़ के लिए अवेलेबल हैं और हम लोग उनको एंगेज कर सकते हैं। आपकी तरफ से उनका कंसेंट आना या उनकी अवेलेबिलिटी का शो करना, ये इस बात को जाहिर करता है कि हम लोग उनको एंगेज कर सकते हैं। और तनवीर साहब, इसमें हम बिल्कुल इस बात को एंडोर्स करते हैं कि आपको आगाह करना चाहिए। उसके साथ साथ हम इस बात को भी आपकी नॉलेज में लाते चलें कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ी सहूलत ये है कि उसके अंदर अगर किसी वजह से कोई भी फर्द, कोई भी शख्स, कोई भी खातून, कोई भी साहिब, कोई भी टीचर किसी भी वजह से उस ड्यूटी को रिफ्यूज करना चाहें या उस ड्यूटी से इनकार करना चाहें तो वो बड़ी आसानी से जल्दी से कर सकते हैं, ताकि सारी साहब, मैं असल पता है क्या, हमने हमसे मुख्तलिफ मांगी थी, प्रैक्टिकल के लिए मांगी थी, दूसरा पेपर चेकिंग के लिए, और इसी तरह सुपरवाइजरी। तो हमने सुपरवाइजरी के लिए जो दी थी वो प्रैक्टिकल वालों में से उन्होंने ले ली, यानी जितने डाटा दिया था उन सबको उन्होंने लगा दिया। 7 बंदे एक स्कूल में से अगर सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए चले जाएं तो पीछे स्कूल तो खाली हो जाता है। तो इसलिए काइंडली जिस हेडक के लिए हम देते हैं उसी टीचर को उसी लिए इस्तेमाल किया जाए। जी, इस बात की हम मुतल्लिका शोबे से टेकअप कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं वो कि डायरेक्ट टीचर से राब्ता कर लेते हैं और ऑनलाइन वो एक बंदा बैठ के फलां की ड्यूटी लगाते हैं जी, फलां की ड्यूटी लगाते हैं, वो आधे स्कूल की ड्यूटी लगा देते हैं टेलीफोन कॉल पे। जी दुरुस्त बात है सर, हम इसको देख लेते हैं और इनके साथ हम इसको मशवरा कर लेते हैं कि इसको किस तरह से बेहतर किया थैंक जा यू। सकता है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम जो है उसको मजीद इम्प्रूव किया जाए कि वो प्रिंसिपल की कंसेंट उसके अंदर मजीद वाजे होती जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू। नेक्स्ट थैंक प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये हमारे अभी यानी कि एक तो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो है वो बुक अवेलेबल है साइंसेस के लिए, और दूसरा कंटाब की अवेलेबल है। इनमें मतलब थोड़ा सा वेरिएशन है, तो जब SLO बेस्ड है तो देन मतलब टॉपिक होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो बुक एक इसके लिए सूटेबल नहीं रहेगी या दो दो लेना लाजमी है? अफजल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आपका सवाल जो है वो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जवाब छुपा हुआ है। फेडरल बोर्ड की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है जी दो किताबें लेने की। हम फिर वजाहत करते चलें। फेडरल बोर्ड ने इस पॉलिसी के तहत, SLO बेस्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी के तहत, किताबें जो हैं वो बतौर रेफरल मटेरियल रिकमेंड की हैं कि इन किताबों से आप उन मजामीन को, उन नुकात को या उन मौजुआत को समझने के लिए या पढ़ने के लिए मदद ले सकते हैं। फेडरल बोर्ड की तरफ से हरगिज ऐसी कोई क्या कहना चाहिए, इम्प्लीकेशन, कोई पाबंदी, कोई किसी किस्म की वो नहीं है, इसरार नहीं है कि जी आपने यही किताब यही उठा के या इसी पब्लिशर की उठा के पढ़नी है। जिससे आपकी तसल्ली होती है कि ये SLOs को अच्छी तरह से कवर करती है, उन कंटेंट्स की वेरिएशन को मैं डिटेल में जाए बगैर, जिससे आपकी तसल्ली होती है, आप वो वाली किताब का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ आती है कि आप बगैर किताब के भी बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं तो यू आर द एक्सपर्ट सर। आप इसके हवाले से आपकी सोच हमसे मुकद्दम है, आप हमसे बेहतर समझते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रिंसिपल FG लियाकत अली डिग्री कॉलेज। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप सर?
जज़ाकल्लाह मालिक एहसानात। सर एक सजेशन, ये जो आप पीबीए के हवाले से बता रहे थे कि इसमें आपको पता है सर मार्केट में बुक बेस्ड ज्यादा कल्चर आ रहा है, तो अगर आप अपने वेबसाइट पे ऐसे रिसोर्सेज अपलोड कर दें जहां प्रैक्टिकल प्रॉपर वो यानी सबमिटिव वर्जन में बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आए। और दूसरा है पर्टेनिंग टू हमारे ये रूब्रिक्स और जो मार्किंग स्कीम्स हैं, ये भी अगर आप वेबसाइट पे हर कंटेंट के हवाले से कर दें तो हर टीचर के लिए आसानी रहेगी। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। सर आपका मैंने पहले पॉइंट नोट कर। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? कंटेंट है ना आपका टेक्स्ट बुक्स के जो मार्केट में आई हैं उससे हवाले से, इनमें जो चैप्टर 1 है साइकोलॉजिकली जरा डिप्रेसिंग है, बड़े लेंथी हैं वर्जन उसमें ना, जैसे बायोलॉजी स्पेशली फर्स्ट ईयर की, और नाइन्थ में कंप्यूटर साइंस 60 to 70 पेजेस हैं सर। अभी वो एक गिव्स अ बैड इंप्रेशन टू स्टूडेंट एज इफ आफ्टर सो मच ऑफ टाइम जो है दे हैव नॉट लर्नड इवन द फर्स्ट चैप्टर ना। तो ये कंटेंट्स की रैशनलाइजेशन और देन अगेन जो कीपिंग इन माइंड कि इनके वो अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट, वो जो आपके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें नॉलेज के हवाले से, इनकी जरा रैशनलाइजेशन होने वाली है। वो आपने अच्छा कहा कि बाद में सबमिटिव और आपका अदरवाइज फॉर्मेटिव वाला वर्जन बन रहा है, तो उसमें ईज हो जाएगा टीचर्स को। बट राइट नाउ जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें प्रॉब्लम आ रहा है सर, सर फॉल्टी आपने भी है। जी सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे तो आई विल वेट सर, प्लीज। बस एक और बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें ये जो हम सिस्टम दे रहे हैं बच्चों को, इसमें अगर जो बुक्स मार्केट में आ रही हैं उनकी प्रूफ रीडिंग अच्छी करवा लें। कंटेंट्स फॉल्टी हैं अक्सर जो अवेलेबल आ रहे हैं ना रेफरेंसेस। जी सर, जी सर, मैं सर इसके ऊपर वन बाय वन अगर थोड़ा सा एड्रेस करूं इन चीज़ों को। सर जनरली किताबों से मुतालिक जो है, जो इश्यूज हैं या जो मसाइल हैं, हम उनको एनसीजी की तरफ रेफर करते हैं। और उसके ऊपर अभी कल मेरी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से बात हो रही थी, और मैंने उनसे इसी नुक्ते की निशानदही करते हुए मैंने उनको ये बात अर्ज की कि बुक्स की प्रूफ रीडिंग का इंतजाम थोड़ा सा बेहतर किया जाए। ये बात आपकी बिल्कुल वजह है, वी एग्री विद दैट। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत क्रिटिकल है, और वो इसको हम थोड़ा सा ग्रेविटी इसकी बढ़ा के इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट यूनिट, दैट इज वेरी एमिकेबली पॉइंटेड आउट एंड वी थैंक यू फॉर दैट। आपने बाकी सारे फोरम को भी इस हवाले से आपको एनकरेज और एक्नॉलेज करना चाहिए कि दैट साइकोलॉजिकल प्रेशर दैट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 3 months और लाइक 3 weeks और 2 weeks, अगर बच्चों को पहला यूनिट नहीं खत्म होता तो इट creates definitely it creates a feeling of being left behind that should not be there in the beginning. बाद वाले चैप्टर्स में हम कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। उसके अलावा जो पीबीए का रिसोर्स मटेरियल है सर, हम उसके ऊपर कर रहे थे काम पिछले 2-3 सालों से। अब चूंकि 2022 का करिकुलम नया आ गया है, अब फेडरल बोर्ड के हवाले के सामने इस हवाले से दो बड़े चैलेंजेस हैं। 2025 के अंदर फेडरल बोर्ड ने दो मुख्तलिफ करिकुलास को बैक वक्त एड्रेस करना है। उनके अंदर पीबीए की स्ट्रेटेजी इस तरह से इंप्लीमेंट करनी है कि बच्चे दोनों के अंदर किसी भी तरह से एक दूसरे के मुकाबले में एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे ना आए। तो आप समझ सकते हैं कि फेडरल बोर्ड के अपने पास जो है बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और ये हम लोगों ने आपके ताउन से ही हल करने हैं। तो रिसोर्स मटेरियल के ऊपर हम जरूर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हम लोग नए और पुराने करिकुलम को उनको अच्छी तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन और बाइफर्केशन करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि नए करिकुलम के मुताबिक जितना भी रिसोर्स मटेरियल है हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकें। पुराने के लिए जो पुराना मटेरियल अवेलेबल होगा हम उसको रिफ्रेश करके कुछ इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे अगला 2025 का इम्तिहान जो है वो अच्छे तरीके से दे सकें। आपकी बड़ा तीनों लिया, और अगर आप सवाल ले लें कि एक रेलेवेंट फोरम पे ये जरूर रेज करें पॉइंट के जो अदर बोर्ड्स हैं उनके साथ जरा कंपेटिटिव रहें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स डिस्करेज हो रहे हैं फेडरल बोर्ड वाले। अदर बोर्ड्स ने एसएलओज इतने यानी रश अपॉन देम नहीं किए, फोर्स नहीं किए, दे आर ग्रेजुअली हेडिंग टुवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन ना। हमारा ओवर द इयर्स बहुत रैपिड चेंजेस आई हैं, इग्नोरिंग के कोविड रिलेटेड वो अफेक्टिव जो हैं बच्चे, उनके कंसेप्चुअल लर्निंग कंप्रोमाइज हुई हुई है। तो इस एरिया को भी थोड़ा सा फोकस में लाने की जरूरत है सर। सर वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। अभी रिसेंटली आपने जिस तरह से बिल्कुल निशानदही की, हम अपनी कुछ प्रैक्टिसेस के हवाले से, मैंने पर्सनली पंजाब के 2-3 बोर्ड्स, उनका नाम लिए बगैर, उनके कंट्रोलर से और उनके जो हैं सिस्टम एनालिस्ट से, उनके साथ मैंने तबादला ख्याल किया इन बातों के ऊपर, और उनसे हमने इंसाइट ली है कि आप लोग इस चीज़ों की तरफ, यानी कि जो
आईबीसीसी की तरफ से जो अडॉप्टेड या रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर वो कैसे जा रहे हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है हमारी एक प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से, आपने जिस तरह से कहा कि वो बच्चा किसी तरह से अपने आप को डिप्रेस्ड फील ना करे, वी आर वर्किंग ऑन इट सर। एंड वंस अगेन सर थैंक यू वेरी मच, आपके चारों पॉइंट्स जो आपने निशानदेही की मैंने वो नोट भी कर लिए हैं, बड़े वैलिड पॉइंट्स है और इंशाल्लाह वी विल टेक देम अप। अस्सलाम वालेकुम, मैं एफजी से मिसेस अरफा बतूल बोल रही हूँ। तो सर जैसा कि आपने ये बताया है कि ये जो कुछ है एसएलओस जो हैं वो समेटिव असेसमेंट में चले जाएंगे और कुछ फॉर्मेटिव में इन ऑर्डर टू कोप अप द नेशनल करिकुलम 2022 टू 23। तो उसमें ये आप क्या फ्रेम ऑफ वर्क बनाएंगे कि ताकि तमाम जो भी आपके स्टेक होल्डर्स इंस्टीट्यूशंस हैं कि उनको पता चल सके कि कौन सा कंटेंट है वो समेटिव में चला गया है और कौन सा कंटेंट जो है वो फॉर्मेटिव में चला गया है, क्योंकि वक्त भी महदूद होता है तो उसमें तैयारी भी करानी होती है। तो ये इस बारे में थोड़ी सी बात कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। थैंक यू मैम। बड़ा इसका सिंपल सा जवाब है कि हम लोग सबसे पहले मरहले में, जैसे अगर पुराने करिकुलम को हम देखें तो उसमें हमने इंग्लिश उर्दू यानी कि लैंग्वेजेस को जब हमने स्प्लिट किया था तो उसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एसएलओस को अलहदा कर दिया था, जो कि 2006 के करिकुलम में तकरीबन एक दूसरे के साथ मुदगम थे और वो इकट्ठे हुए थे। इसी तरह से सबसे पहले 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मुतल्लिका मज़ामीन के एसएलओस को अलहदा करने के बाद उसके अंदर दो फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी, दो लिस्ट होंगी, एक होगी समेटिव की, एक होगी फॉर्मेटिव की। इसका जो डिटेल्ड फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग द पेडागोजी, रिगार्डिंग द टाइम एलोकेशन, रिगार्डिंग द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस, रिगार्डिंग द असेसमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि ओवरऑल पूरे के पूरा एक होल पैकेज जो है जिसको हम अगर कह सकें कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिसकी हार्ड फॉर्म जो है, तो वो प्रेजेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है जो जिसकी तरफ आपने निशानदेही की वो सिंपल एक लिस्ट है। ये आपके एसएलओज फॉर्मेटिव के हैं, ये समेटिव के हैं। जो उसकी फर्दर डिटेल है दैट विल बी प्रेजेंटेड इन ड्यू टाइम। उसके अंदर बच्चों को इतना टाइम मिलेगा कि बच्चे किसी भी एतबार से डिसएडवांटेजेस देखें। हम टीचर्स बच्चों की वजह से हैं, स्टूडेंट्स होंगे तो कोई टीचर होगा, बोर्ड बच्चों की वजह से है कि बच्चे इम्तिहान देने आएंगे तो बोर्ड होगा। तो हमारा सारों का फोकस जो है वो बच्चे हैं, और हम ये अल्टीमेटली एक ही जुमले की तरफ हम बार बार फोकस करेंगे कि बच्चे किसी भी एतबार से लेफ्ट बिहाइंड ना हो, बच्चे किसी भी एतबार से लेफ्ट, दे शुड नॉट फील लेफ्ट ऑफ, दे शुड नॉट फील इग्नोर्ड। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स अभी भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो दैट्स व्हाई आई वाज ड्राइंग योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस जी पॉइंट। वी आर वर्किंग ऑन इट। ये जो ये हमें लाइव चैट में 2-3 सवालात मौसूल हुए हैं, उसके ऊपर मैं अगर क्विकली जवाब देता चाहूँ। एक है जी शॉर्टेज ऑफ क्लास 9th मैथ बुक्स इन द मार्केट। हम एनसीसी और मुतल्लिका पब्लिशर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आ जाए। मैथ्स जो है, केमिस्ट्री और मैथ बहुत लेंथी हैं, जैसे इसके ऊपर बात की कि हम इस पे कर रहे हैं काम, इसको स्प्लिट कर दिया जाए किसी तरह से। इस्लामियात इन पाक स्टडीज शुड बी स्प्लिट। उसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल वहीं पे रहेगा, क्योंकि ये कहा गया जी कि 9th में सिर्फ इस्लामियात हो, 10वीं में सिर्फ पाक स्टडीज हो, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट वहीं पे रहेगा। नंबर ऑफ पीरियड्स कांटेक्ट उतने ही रहेंगे। एक सब्जेक्ट की कमी जरूर हो जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट मैटर बहुत बढ़ जाएगा। तो वन वे और अनदर इसका ये मैडम जवेरिया ने हमें क्वेश्चंस भेजे थे, रीजनेबल डिमांड है एंड वी कैन डिस्कस इट, वी विल नॉट इग्नोर इट। पंजाब बोर्ड में पाकिस्तान स्टडीज 10 में रखी गई है, लिखा गया वही बात रिपीट हुई है, हम इसको भी देख लेते हैं। टेक्निकल एजुकेशन बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन मार्केट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू गेट इट प्रिंटेड, डू समथिंग फॉर इट। देखें फेडरल बोर्ड अपनी तरफ से जितनी एफर्ट्स कर रहा है उसका सबसे आसान तो ये कि हम लोगों ने कोशिश करके बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया है। अब उसके प्रिंटिंग चार्जेस ज़्यादा हैं, तो दैट शुड नॉट बिकम देखें बाज़ औक़ात पब्लिशर अगर नहीं पहुंच सकता तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। हम कोशिश ये करेंगे पब्लिशर से रिक्वेस्ट करें कि पूरे पाकिस्तान में इनको जो है वो सफिशिएंटली अवेलेबल करवाएं। ऑन दी अदर हैंड सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, वो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस्टम्स पे भी पढ़ सकते हैं आप, प्रिंट अगर ना निकलवाना चाहें। एंड सर पाक स्टडीज में 9 यूनिट्स हैं जो इस्लामियात के साथ कम्बिनेशन 3 पीरियड पर वीक मुश्किल है।
अगेन उसी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं कि अगर हम 9th में सिर्फ इस्लामियात रख लें, 10वीं में सिर्फ पाक स्टडीज कर लें, तो उसके लिए भी कॉन्टेक्ट पीरियड्स आपको ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि कंटेंट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड इन रॉन्ग शीट, वेयर टू सॉल्व इट इन द पेपर। देखें, जब ई शीट के अंदर अमूमन कोई बच्चे गलती कर जाते हैं, तो अमूमन उसके लिए फेडरल बोर्ड के पास इंटरनल प्रैक्टिसेस में उस बच्चे को अकोमोडेट ऐसे किया जाता है कि वो स्पेशल केस बन के स्पेशल उसकी मार्किंग अलहदा से होती है, और वो मुतल्लिका सब्जेक्ट एक्सपर्ट से होते हैं जो सीनियर मोस्ट होते हैं उस पर्टिकुलर, अमूमन हेड एग्जामिनर, वो मार्क करते हैं उन्हें, और वो कंटेंट देख के मार्क करते हैं। क्योंकि अमूमन अगर पार्ट 5 की जगह पे बच्चा पार्ट 7 या पार्ट 6 कर देगा, तो उसके अंदर वो फिर हेड एग्जामिनर ही वेरीफाई करता है या सब एग्जामिनर ही वेरीफाई करता है कि बच्चे ने कौन सा सवाल किया है और इसको कितने नंबर मिलने चाहिए। तो वो फेडरल बोर्ड इसके हवाले से बड़ा वेल अवेयर है, बड़ा कॉन्शियस होके काम कर रहा है, और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा हमारा सक्सेस रेट अच्छा है। लेकिन बच्चों को भी एहतियात करनी चाहिए, बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस मजीद इम्प्रूव करनी चाहिए कि अपनी वो सही जगह पे सही सवाल करें। अब तो बहुत आसान हो गया कि तरतीब के साथ सवालात हैं और उसी तरतीब में ये शीट्स हैं, आगे पीछे की चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट सवाल अगर कोई आएगा तो वी आर वेटिंग फॉर यू प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कश्मीर रोड हाई स्कूल से हूँ, एफजी पब्लिक स्कूल कश्मीर रोड। मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि इंग्लिश की बुक जो 9th क्लास की आई है, उसमें सर ये पहले तो 3 बुक्स थी। चलें, ग्रामर भी प्रैक्टिस मांगती है, लेटर एप्लीकेशंस ईमेल सब कुछ वो ठीक है, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो पैराफ्रेजिंग और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो तो ज़ाहिर बुक में से ही आते हैं। तो आपसे पूछना ये था कि जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक आई है, सिर्फ उस मकसद के लिए वही इस्तेमाल होगी या पहले वाली बुक्स को भी एज अ रेफरेंस बुक्स हमने इस्तेमाल करना है? प्लीज इसका आंसर दीजिएगा। शायद परवीन फ्रॉम एफजी पब्लिक स्कूल कश्मीर रोड। अच्छा मैडम, पैराफ्रेजिंग और एक्सप्लेनेशन और ख़ास तौर पे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो हैं, इसके हवाले से आइडियली स्पिरिट तो यही होनी चाहिए कि दिस शुड बी अनसीन। ठीक है, अब आप किसी भी किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर वो नहीं है, कोई वो नहीं है। पुराने करिकुलम में और नए करिकुलम में उर्दू के हवाले से मुझे पता है, मैंने उसको देखा है कि उसके अंदर अब मुसन्निफीन की, शौरा की और कहानी निगारों की, नसर निगारों की निशानदही कर दी गई है, और उनके मुतल्लिका जो उन्वानात हैं, यानी कि जो नज़मों के उन्वानात और असबाक के उन्वानात, उनकी भी निशानदही कर दी गई है। अगर तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, तो फिर तो आप कोई भी किताब इस्तेमाल कर लें, उनके वो मुतल्लिका असबाक ही पढ़ने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लेटेस्ट बुक, यानी कि जो करिकुलम के मुताबिक लिखी गई किताब है, उसके मुताबिक जाएं। मैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल, अगर द फर्स्ट फ्लाइट का सबक जो है वो दोबारा से पॉइंट आउट किया गया है, तो वो फिर किसी भी किताब से पढ़ा जा सकता है, इट डजंट मैटर। द थ्री मैन इन द बोट, और या जेरोम की अगर कोई और वो कहानी है, द स्टफ ट्राउट या स्नैपशॉट ऑफ अ डॉग, अगर कोई इस तरह की कहानी है तो वो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है और सिर्फ करिकुलम के मुताबिक किताब की निशानदही की गई है, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप नई किताब लें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप मुतल्लिका सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर राय दे सकेंगे। लेकिन अगर मज़ामीन की निशानदही कर दी गई है, तो मैं दोबारा फिर वही एम्फेसाइज करूंगा कि कोई अगर पोइम है, वुदरिंग हाइट्स है, ला डेम सेंस मर्सी है, या एकोइंग ग्रीन है, तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर एसएलओ है तो आपको मुतल्लिका लेटेस्ट बुक लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, नासिर रियाज उर्दू से बात कर रहा हूँ सर। तो सर सेकंड एनुअल के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। सेकंड एनुअल एग्जाम जो होता है फेडरल बोर्ड का, उसमें सेंटर बहुत दूर दूर बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो, उनकी जब रोल नंबर स्लिप आती है तो उसके देखने के बाद ना वो उसमें अपीयर नहीं होते। तो काइंडली ये जे में काइंडली अगर आप ना हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर लाजमी बनाएं ताकि बच्चों को फैसिलिटेट किया जा सके। सर एजेके में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? जी सर, तकरीबन 11 डिस्ट्रिक्ट हैं इस टाइम। चलें सर, इसके अंदर इस बात को अगर हम कट शॉर्ट करें कि 11 सेंटर्स अगर हमारे एजेके में बन जाएं, तो दैट शुड
मतलब solve the problem, right? जी सर, चूंकि मोस्टली हमारे बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इस वजह से अपीयर नहीं होते जी, उनको जाना पड़ता है, इस्लामाबाद जाना पड़ता है या जेलम जाना पड़ता है पेपर के लिए, तो वो फिर डेट शीट जब आती है तो उस बाद वो फिर नहीं जाते, वो नहीं अपीयर होते इस वजह Sir, से। let me put this question to the relevant department, and inshallah, hopefully it will be resolved in the upcoming annual examination, second annual examination. थैंक यू सर, थैंक यू। I need to make सर दिस इज सायरा सदफ फ्रॉम एफसी पब्लिक गर्ल्स स्कूल दरियाबाद। सर मेरे दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि कुछ देर पहले अली नकवी साहब ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और आई विल सेकंड इट के बाकी बोर्ड्स के साथ कोलैबोरेशन में रहें अगर एसएलओस के साथ, तो दैट विल बी मच बेटर सर, क्योंकि कॉमनली हमारा जो बच्चा है ना इस वक्त वो डिस्टर्ब होता है। हमारे पास बहुत मिक्स्ड कैलिबर के बच्चे होते हैं, तो जब बहुत ज्यादा एसएलओ बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल की तरफ हम चले जाते हैं तो कॉमन नोशन जो बच्चों की होती है वो ये होती है कि वी हैव प्रिपेयर्ड इट वेल, हमने सारा करिकुलम कंटेंट सब कर लिए, बट गॉड नोज क्या पेपर में क्या आएगा। तो अगर बाकी बोर्ड्स के साथ रहेंगे तो फिर ही हमारा बच्चा जो है उसके लिए बेनिफिशियल है सर। और दूसरा एक पॉइंट है मेरा कि जब से हम ई मार्किंग में गए हैं, हर चीज के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं और ई मार्किंग के भी हैं कि चलें कंफर्टेबली हर कोई अपनी जगह पे कर सकता है, लेकिन ये होता है कि देखा ये जा रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कर रहे होते हैं तो ऐसे लोग भी कर रहे होते हैं हु आर नॉट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और सर जब रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत हम खुद भी एट टाइम्स अपने स्टूडेंट्स को देख के और रिजल्ट्स को देख के हम हैरान हो रहे होते हैं। देन एक डोर ओपन होता है उनके लिए कि चलें रीचेकिंग कर लें, बट रीचेकिंग भी एग्जैक्टली रीचेकिंग नहीं होती है, रीटोटलिंग होती है, तो उसमें भी कुछ खातिर ख्वाह मतलब उस तरह से बच्चों को फर्क नहीं पड़ता सर। तो अगर ये मार्किंग कर रहे हैं तो वहां पे ये देख लिया जाए कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अगर बोर्ड इसको इंश्योर कर ले, जैसे पहले होता था कि सेंट्रलाइज्ड होती थी तो उसमें बहुत ये कैटर हो जाता था एस्पेक्ट ना, तो ई मार्किंग में ये प्रॉब्लम आ रही है सर। और अगर चेकिंग के लिए भी बच्चा अप्लाई करता है तो सर तो एक्सपर्ट हाथों में अगर उसकी प्रॉपर रीचेकिंग भी करवा ली जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं, दे पे हैवी फी पर सब्जेक्ट, आई थिंक 1500 फी है तो वो पे करते हैं, लेकिन होता सिर्फ रीटोटलिंग है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर काइंडली देखें, स्पेशली जब ये ऑन स्क्रीन मार्किंग हो रही है। थैंक यू सर, दीज आर माय 2 पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच मैडम, ड्यूली नोटेड। यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि आप में से जो भी अपना सवाल रिकॉर्ड करवाना चाहे, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना हैंड रेज करें, यहाँ पे आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। नंबर 2 पॉइंट ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ साथ अगर टाइप भी करते रहें क्वेश्चन तो हम लोग साथ साथ उनके जवाब देते रहेंगे। जैसे फिर दोबारा से हमारे पास कुछ सब्जेक्ट सवालात इकट्ठे हो चुके हैं, हम पहले उनको एड्रेस कर लेते हैं। ई मार्किंग में माजरत के साथ टीचर्स जोरों शोर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने में होते हैं, सिर्फ 15% एच मार्क करता है, इससे फेयर काम हो जाता है। क्या कोई फेयरनेस इंडेक्स है अगर इंडेक्स और रीचेकिंग हो? जनरली ई मार्किंग के ऊपर जो है वो आर्गुमेंट्स उठाए गए हैं। देखें एच जो है हेड एग्जामिनर जो है वो 15% इज अ होल लॉट ऑफ वर्क फॉर हिम, और अगर वो 15% वो करते हैं तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क। इससे बड़े अच्छे तरीके से हमारी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। नंबर 2 हमारे पास पॉइंट है, व्हाट अबाउट पेपर पैटर्न, विल इट बी द सेम और इज देयर एनी चेंज? यस काइंडली, इफ यस काइंडली इंश्योर दैट देयर शुड बी टाइमली, इट शुड बी टाइमली अनाउंस्ड। हमारा एक आइडिया ये है कि हम लोग ये विद इन द समर वेकेशन, यानी कि बच्चों के स्कूल्स रिज्यूम होने से पहले पहले रिवाइज पेपर पैटर्न्स, इफ देयर इज एनी रिवीजन, हम पेपर पैटर्न पब्लिश कर दें। In our subjects, date sheet should be settled as there should be leave on 1 day gap in papers. आर्ट्स के अंदर असल में कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि उसके अंदर किसी एक आधे कॉम्बिनेशन के अंदर किसी एक आधे बच्चे को बाजुकात इस कमी का सामना करना पड़ता है। क्लैशेस नहीं होते, लेकिन हम इस बात को भी इंश्योर करवाने की कोशिश करेंगे कि अगले साल जो है वो पेपर आए तो उसके अंदर हर बच्चे के पास हर पेपर में एटलीस्ट एक छुट्टी जरूर हो। कोशिश करेंगे, वो विल ट्राई लेवल बेस्ट। इस्लामियात का साबिका पैटर्न मौजूद है जिसमें आयात का तर्जमा करने से तलबा कुरान का तर्जमा करने के समझने और काबिल के हो जाते थे। एक डिबेटेबल बात है, हम बिल्कुल इसके ऊपर एग्री करते हैं कि बच्चों को तर्जमा करना आना भी चाहिए, उसके साथ साथ बच्चों को कुरान पाक का जो टाइप करते हैं अपना क्वेश्चन असल मैसेज है वो समझना भी चाहिए। हाउ कैन वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव फॉर एग्जामिनेशन? फेडरल बोर्ड प्रोवाइड करेगा एसएलओस की लिस्ट कि ये वाली लिस्ट जो है वो फॉर्मेटिव की है और ये समेटिव की है।
ग्रामर कंटेंट शुड बी स्पेसिफिक फॉर क्लास 11 एंड 12। जी, ग्रामर के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो 9th में, कुछ 10th में, कुछ फर्स्ट ईयर में, कुछ सेकंड ईयर में, हर मुतल्लिका लेवल पे ग्रामर को अलग-अलग एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया जाए। पीबीए टाइम ड्यूरेशन शुड बी इंक्रीज्ड, बिल्कुल दुरुस्त है, इसको बढ़वा लेंगे और इसका पेपर जो है वो मजीद बेहतर कर दिया जाएगा ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। Math paper objectives are too lengthy and needs time to solve it, but the time given for it is too short. Students get depressed at the very beginning of the paper. मैथमेटिक्स के पेपर के ऊपर एक छोटी सी आपसे सबमिशन है कि अगर आप देखें तो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मैथ का जो कंटेंट है उसमें अगर आप देखें तो हर साल कम से कम 5 सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब डायरेक्ट होते हैं। तकरीबन 10 या 12 सवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर छोटी छोटी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, और बाकी 3 या 5 सवाल जो बचते हैं उसके अंदर रिलेटिवली हाफ पेज या बल्कि क्वार्टर पेज की कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। इसका सोल पर्पस वही है कि 30% नॉलेज, 50% अंडरस्टैंडिंग और 20% एप्लीकेशन। हम इसके अंदर नॉलेज का कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से पॉइंट आउट किया हम इसको मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि बच्चों को मजीद फैसिलिटेट किया जा सके, not compromising the quality of the content। 9th आर्ट्स की मैथ्स और जनरल साइंस की बुक्स चेंज हुई हैं या नहीं सर, काइंडली गाइड। इस वक्त मैथ्स जनरल और मैथ जनरल साइंस, इन दोनों की फिलहाल पुरानी किताबें हैं, अगर नई किताबें आएंगी तो आपको बता दिया जाएगा। 0 मार्क्स वाले सवालात का मुआवजा भी दिया जाए। जी, इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, हम मुतल्लिका सेक्शन से कह देते हैं। पाक स्टडीज इन इस्लामियात न्यू पेपर पैटर्न इज नॉट अपलोडेड येट। जी, अभी किसी भी सब्जेक्ट के नए पेपर पैटर्न नहीं आए। There has been a lot of drop in marks of students in science subjects compared to arts after e-marking. Kindly guide in this matter in rubric reason. Is rubric reason behind it is as examination are bound to mark according the rubric, so it many नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली बच्चों के अगर आप हमारे रिजल्ट्स उठा के देखें तो फेडरल बोर्ड के जो A+ की तादाद है वो अभी भी पिछले सालों के मुकाबले में उतनी ही है, अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल रिजल्ट का अप्रॉक्सीमेटली 15 या 16%, और इसी तरह से A ग्रेड स्टूडेंट्स की भी तादाद भी है। तो किसी एक जगह पे कोई एक लोकेलिटी में हो सकता है, ओवरऑल रिजल्ट्स हमारे कंपेटेबल हैं पुराने सालों से। सर, 9th के आर्ट्स की मैथ की बुक कब चेंज हुई है एंड एनी पेपर पैटर्न चेंज फॉर मैथ एंड जनरल साइंस? नॉट येट, अगर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। Even in city like Lahore, there is still deficiency of books, and due to more books and unexpected paper patterns, students after doing 8th class prefer to go to Lahore board. हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्रस्ट इन फेडरल बोर्ड, हम अपनी प्रैक्टिसेस को मजीद बेहतर कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। ऑन दी अदर हैंड हम लोग ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किताबें आप लोगों के पास तमाम पब्लिशर्स की मौजूद हों, उसके साथ साथ हमारे पास जो पेपर पैटर्न है वो अनएक्सपेक्टेड के बजाय हम फैसिलिटेटिव का वर्ड्स इस्तेमाल करना चाहेंगे कि हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को मैक्सिमम फैसिलिटी मिल सके। इस वक्त जो रिस्ट्रिक्टेड चॉइस या रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि बच्चों की चॉइस किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, और किसी भी और बोर्ड के अंदर इतनी 100% चॉइस वाला पेपर तो नहीं होगा। मैथ्स ऑब्जेक्टिव पेपर्स क्लास 10th वॉज टू लेंथी, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ड्यूली नोटेड, इसको हम देख लेते हैं। टाइम फॉर ऑब्जेक्टिव, काइंडली इंक्रीज द टाइम फॉर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। द लैंग्वेज ऑफ उर्दू प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट शुड बी एथिकली एंड मोरली अप्रोप्रिएट, नो स्लैंग लैंग्वेज शुड बी इंक्लूडेड इन द बुक्स। स्लैंग की पहचान के लिए इंक्लूड हुआ होगा, अदरवाइज स्लैंग लैंग्वेज का डायरेक्टली तो नहीं होता। अच्छे हमारे पास ऑथर्स हैं। स्लैंग की पहचान तभी होगी जब बच्चे उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मछली 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 वछली या बच्चा पार्टी, लाइक दीज आर द स्लैंग वर्ड्स ऑफ उर्दू। दिस ईयर क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट 33% का होगा अकॉर्डिंग होगा, और 40% जी दिस ईयर 10th के लिए 33% पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया होगा। In federal board examination, at least 2 days gap was necessary in science subjects. Please, अगर आप इंटर की हमारी इस साल की डेट शीट उठा के देखें तो उसके अंदर एटलीस्ट 2 days का एग्जाम गैप मौजूद है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर इसको देखिएगा। 2 days and 3 days, इससे कम नहीं है।
केमिस्ट्री सिलेबस फॉर क्लास 9 टू मच लेंथ, मल्टीपल टाइम हमने इसे डिस्कस किया है कि हम आपकी केमिस्ट्री आवाज ऑन कर। आवाज नहीं आ रही मेरी, अब आ रही है? केमिस्ट्री सिलेबस फॉर क्लास 9 इज टू मच। हम इसको कोशिश करें कि कुछ जो है कंटेंट वो फॉर्मेटिव में ले जाएं और कुछ कंटेंट समेटिव में आ जाएगा। Paper setters should also be from FG schools, and the paper should be rationalized so that every type of student can attempt. इसके ऊपर बिल्कुल FG पब्लिक स्कूल के हमारे पास अगर हम मुबालगा राय नहीं करें तो कम से कम 30 to 40% हमारे पास जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो FG पब्लिक स्कूल से ही आते हैं, FG स्कूल से ही आते हैं। और एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट इट। हर बच्चा 100% मार्क्स नहीं लेगा, ये बात आप भी इसको इंडोर्स करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हर बच्चा ले। अगर वो लेगा तो उसके अंदर बाजुकात लोगों को खुद ही प्रॉब्लम होगा कि अब हम इसके अंदर डिस्क्रिमिनेट कैसे करें, हु इज द बेस्ट एंड हु इज नॉट द बेस्ट। There is no option for 0.5 marking. In e-marking, if the question is right, then the teacher has to select 3 marks, and if there is a minor mistake in the answer, then teacher cannot select 2.5 marks. Both students are equal, specifically in maths and physics numericals. Duly noted, जो मुतल्लिका सेक्शन को हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि ये जो 0.5 मार्क्स वाला जो गैप है ये क्रिएट किया जाए ताकि बच्चों के वो मजीद फैसिलिटेट किया जा सके। Subject teachers physical training must be arranged for newspaper setting and marking, new SLO paper setting for new। जी, फेडरल बोर्ड पास्ट में भी ट्रेनिंग्स करवाता रहा है, इस साल भी हमारा इरादा है एज ऑफ नाउ, बल्कि आज सुबह मैं अपनी टीम के साथ इस प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू करके आया हूँ कि हमारी जो SLO बेस्ड क्वेश्चन पेपर डेवलपमेंट और उसका फिर दूसरा हिस्सा होगा SLO बेस्ड क्वेश्चन पेपर असेसमेंट की जो ट्रेनिंग्स हैं हम ऑनलाइन भी करवाएंगे, हम फिजिकली आप लोगों के आप अदारों में भी आके करवाएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसे इदारे जिनके पास गुंजाइश है वहाँ पे हम बड़े बड़े बैचेस बुला लें, लोगों को बड़ी तादाद में बुला के इकट्ठे उनके साथ तबादला ख्याल कर लें। बेसिकली माशाल्लाह जो फैकल्टीज अपॉइंटेड हैं उन लोगों के एक्सपीरियंसेस मैं तो बड़ी उसके साथ कहता हूँ, एतमाद के साथ कहता हूँ कि उनमें से बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हमारी उम्रों से बाजुकात ज़्यादा होते हैं। तो हैविंग सेड दैट कि जब इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो हम उनको ट्रेन करने का बजाय उनसे तबादला ख्याल करते हैं, हम उनके साथ उन सेशंस में बैठ के उनसे कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं जो कि उस सेशन में मौजूद या शरीक बाकी लोगों के लिए भी मुफीद साबित होती हैं। बिल्कुल हम करेंगे ये ट्रेनिंग्स। Will the paper pattern be same for the year 2025? It is currently being discussed. अगर कोई चेंज हुआ तो आपको पॉइंट टाइमली बता दिया जाएगा। 2 books of physics is a lot of numericals examples। आपको 2 बुक्स के ऊपर बिल्कुल नहीं पाबंद किया गया। अफजल FG लाहौर साहब से फजाइया लाहौर साहब हैं, सर 2 बुक्स की पाबंदी नहीं है, सिर्फ SLOs की पाबंदी है कि SLOs बच्चे कवर करें, आप भले एक बुक से करा लें। स्टूडेंट्स के लिए इस्लामिक स्टडीज़ का ट्रांसलेशन रट्टा लगाने डिफ़िकल्ट है, सो इस्लामियात कंपलसरी की तरह इस्लामिक स्टडीज़ का भी पेपर पैटर्न सेट किया जाए। इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर पैटर्न इस दफ़ा काफ़ी बेहतर हुआ है। अगर आप इसको रिव्यू करें अपने इस क्वेश्चन को, इस साल जो इस्लामिक स्टडीज़ के जो पेपर आए हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे, अगर आप उसको देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। जी, आयात के ऊपर हम मज़ीद फोकस कर सकते हैं कि उसके अंदर हम ट्रांसलेशन दे दें और उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन के सवालात निकाल लें। हाउ मेनी मार्क्स विल बी टेकन फ्रॉम यूनिट 1 ऑफ कंप्यूटर साइंस सिंस इट इज टू लेंथी एज कम्पेयर टू। मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा जैसे जैसे SLOs को स्प्लिट करने का काम हो रहा है, यानी कि कुछ SLOs हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में और कुछ SLOs समेटिव असेसमेंट में चले जाएंगे। उसके साथ साथ इसको असेसमेंट फ्रेमवर्क पर भी काम हो रहा है कि किस यूनिट से कितनी परसेंटेज आनी चाहिए। 9th computers book is too lengthy. We are working on it कि हम इसके ऊपर काम करके आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करते हुए कम से कम कंटेंट में आपका एग्जाम लिया जाए। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू पे ऑनरेरियम टू क्लास 4 चौकीदार एटसेट्रा। ये मुतल्लिका सेक्शन से हम कह देते हैं कि इसके ऊपर आप पेमेंट करवाएं ऑनरेरियम ऑफ क्लास 4।
FBISC should pay utility bills to the institutions, especially in schools where inter-examinations are conducted, as FGIS have no sufficient funds to pay the utility bills. Utility bills का point भी उठा देते हैं. E-marking simply duties of female staff should not be arranged so in far off areas. जी हम इसको कोशिश करेंगे कि मेल स्टाफ को भी जो है ऐसे एरियाज में ना भेजा जाए कि वो ड्यूटीज उनके लिए बजाय खुद एक जहमत बन जाए. E-marking simply compromises the quality. I think examiner should not be facilitated at the cost of the quality. आपकी duly taken एफसीएस सईद कॉलेज माल रोड की तरफ से आई है कि E-marking के बजाय हम कन्वेंशनल मार्किंग की तरफ जाएं. ड्यूली टेकन जी. फेडरल बोर्ड की बुक लिस्ट में क्लास 10 के लिए रिकमेंडेड बुक्स चेंज लिखी हुई हैं. लाइक फॉर फिजिक्स कैंटअप बुक लिखी हुई है जबकि पहले नहीं थी. एंड बुक्स चेंज क्लास 10 में नहीं होनी चाहिए. जी क्लास 10 के लिए तो इस साल किताबें पुरानी नोटिफिकेशन ही आपकी चलेगी क्योंकि क्लास 10th में तो पुराना करिकुलम गया है. 9th के लिए अगर आप निशानदेही कर रहे हैं तो वो दुरुस्त बात है. SLOs for computer science 9th class are given on the website or not. कंप्यूटर साइंस का करिकुलम मौजूद है, बाइफरकेटेड लिस्ट मौजूद नहीं है. B sheet should be arranged for non E sheet papers of arts subjects. जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर किसी एक आधे केस में कहीं जरूरत पड़ जाती है तो आप पॉइंट आउट करके बताइएगा, हम इसको देख लेते हैं. यू कैन ऑल्सो ड्रॉप योर नंबर, हम आपको इस पर्टिकुलर रिगार्ड में कांटेक्ट कर देते हैं. ये FG पब्लिक स्कूल एबटाबाद की तरफ से आया है पॉइंट. वन बुक शुड बी रिकमेंडेड फॉर साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. स्टूडेंट्स आर ह्यूमन नॉट मशीन्स. Please consider working days in a year and syllabus. Kindly made scheme of studies these subjects including all the recommended book of etc. देखिए मैं आपको इसके हवाले से थोड़ी सी हौसला अफजाई आपकी मैं करना चाहूंगा. आप बिल्कुल डिस्करेज ना हो. कोई एक किताब आप अपनी मर्जी की उठा लें. मैं इसके ऊपर हरगिज किसी एक पब्लिशर या किसी एक पर्टिकुलर वर्जन ऑफ बुक को सिंगल आउट करके नहीं आपके सामने पॉइंट आउट कर सकता. आपको जो किताब पसंद है या इजीली अवेलेबल है या जिसके अंदर आप समझते हैं कि तमाम तरह से लोग अच्छी तरह से कवर हो रहे हैं, आप उस किताब को सिलेक्ट कर लें. उस किताब को आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ लें कि आपको अपने ऊपर यकीन हो कि अब SLO के हवाले से कोई भी SLO जो है मैं वो नहीं मिस करूंगा या करूंगी. इसके बाद फिर ये बात मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं कि इंशाल्लाह गिवन विद any kind of question paper in that particular subject, कितना ही मुश्किल पेपर क्यों ना हो, अगर आपको तमाम SLOs की मुकम्मल तौर पे समझ है तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसके अंदर 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ये मैं दावा इतनी शद्दोमत से या इतनी इस्तक़लाल से इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ कि हमारे पेपर जो हैं उसके अंदर कंटेंट डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि बच्चों को SLO की बेस के ऊपर चलते हुए या SLO पे चलते हुए वो अपने सवाल को रिस्पॉन्ड कर सकें या उसके ऊपर जवाब दे सकें. आप अपनी मर्जी की जो भी किताब उठा लें, लेकिन उसके अंदर SLO की कवरेज 100% होनी चाहिए. ये इस बात को आप इंश्योर कर लें. हम बिल्कुल इस बात के ऊपर इसरार नहीं करेंगे कि आप एक एक मजमून में 2-2, 3-3 किताबें पढ़ाएं. उनको किसी एक टॉपिक के लिए बाज़ औक़ात मैं मिसाल दे सकता हूँ कि फिजिक्स के अंदर अगर काइनेटिक्स का सब्जेक्ट यूनिट जो है वो कैंटअप में अच्छा लिखा हुआ है तो मुमकिन है ग्रेविटेशन का जो यूनिट है वो NBF में अच्छा लिखा होगा, या थर्मोडायनेमिक्स का जो सब्जेक्ट या यूनिट है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब में अच्छा लिखा होगा. जहां से आपको जो चीज़ अच्छी मिले आप उनको पढ़ सकते हैं. आप किसी एक बुक से सारा कुछ पढ़ सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे. We have to wait 14 to 12 seconds in E-marking for an empty page if the answer is not given. Time consuming. Duly noted जी. जीरो मार्किंग जो 0 मार्क्स वाले हैं उनके ऊपर कंपनसेशन होनी चाहिए. 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल की लिस्ट काइंडली प्रोवाइड की जाए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग. बिल्कुल इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जैसे मैंने पहले अर्ज किया. In Islamiyat, comprehension questions are better than translation. One book should be recommended. Good. बिल्कुल ठीक है. We agree with that. Maths, one book should be recommended. बिल्कुल इसके ऊपर मैंने पहले बताया कि आप कोई एक किताब जो आपको ठीक लगे.
There should be separate Zoom meeting for HSSC and SSC to provide ample time and opportunity to the participants' queries. Right. जैसा सैयद स्कूल वालों ने एक अच्छा सजेशन दिया है कि मैट्रिक और इंटर की जूम मीटिंग्स अलग कर दी जाएं. ट्रेनिंग सेशन शुड बी गिवन फॉर एग्जामिनर्स फॉर चेकिंग ई शीट. जी बिल्कुल, इसके ऊपर पहले भी हमने ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए हैं, आइंदा भी करते रहेंगे. Some private schools add some ghost staff only for FBSC duties. They are not even teachers. Kindly re-verify them. It is a huge allegation. हम इसको इस तरह से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि आइंदा से हम अपना वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको मजीद इम्प्रूव कर लें. It is difficult to attempt PBA in computer science without computer system due to many steps in practical. हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पीबीए का मैकेनिज्म इतना इम्प्रूव हो जाए कि बच्चों की प्रैक्टिकल असेसमेंट इस तरह से असेस हो कि क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो. दोनों चीज़ों को पैरेलल में देखा जा रहा है. प्लीज केमिस्ट्री के लिए जो प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है वो शेयर कर रहे हैं जी. व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स? सॉल्व करने हैं, जिस किताब से आप चाहें वो सॉल्व कर सकते हैं. Practicals of SSC2 will be conducted as previous practice or PBA in session 2024-25. If it will be PBA based on base, then kindly share its format in timely manner. Okay, sir. Upload SLOs of computer science for class 9th. ये करिकुलम तो आया हुआ है क्लास 9th का. मैं दोबारा इसको वेरीफाई कर भी लेता हूँ कि करिकुलम अवेलेबल है ही नहीं. उस करिकुलम के अंदर SLOs होते हैं. बाइफरकेटेड SLOs की लिस्ट अभी नहीं आई होगी. Advance money for examination expenses must be increased up to ₹30,000. ठीक है जी, कंटिजेंसी जो है वो 30,000 तक. चलें, इसके बाद ये 2-3 हैंड्स रेज हुए हैं. एक एफसी सर सैयद स्कूल का, ये जरा वैस अनम्यूट करेंगे. सर सैयद स्कूल वाला, सर सैयद कॉलेज वाला. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर इसरार हाशमी, एफटी सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी. हम कॉलेज से हैं, स्कूल से नहीं है. जी सर. जी सर. तो हमें फर्स्ट तो ये था क्वेश्चन कि एक तो आप जो बता रहे हैं कि अभी अगर एग्जाम पैटर्न चेंज होता है, पेपर पैटर्न, तो हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे. लेकिन इसके लिए तो स्टूडेंट्स को पहले हमें ई शीट खुद स्कूल कॉलेज में प्रिंट करनी होती है और उसके मुताबिक प्रैक्टिस करवानी होती है स्टूडेंट्स की, ताकि वो फाइनल एग्जाम में कोई इस तरह के एरर ना कर सके. क्योंकि उसके बाद तो फिर उसको जाना पड़ता है रीचेकिंग के लिए, जिसमें आप जाके आपके हेड एग्जामिनर वगैरह जो उसको दोबारा देखते हैं, रिव्यू करते हैं और करेक्ट करते हैं. नंबर 1. नंबर 2, जो उर्दू और इंग्लिश के लिए आप जो अगर सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज के टाइटल दे देते हैं या पोइम्स के, तो वो तो शॉर्ट स्टोरीज मिनी बुकलेट होती हैं, बुक्स की होती हैं. इधर तो सिलेक्टेड कंटेंट होता है जो स्टूडेंट्स को टेक्स्ट में पढ़ाया जाता है और उसके मुताबिक, क्योंकि वो पूरी बुक्स तो मास्टर में जाके या उस तरह की वो पढ़ाई जाती है. उसके लिए ये होना चाहिए कि उसको कोई सिलेक्टेड वर्जन होना चाहिए कि जो आप उसमें देना चाहते हैं, और उसको अच्छी तरह प्रूफ रीड होना चाहिए, क्योंकि काफी मिस्टेक्स उसमें जो आपका फाइनल टेक्स्ट आता है तो वो इस तरह क्रेडिबिलिटी बोर्ड की या आपके जो ऑथर्स की वो इतनी उसको चैलेंज करते हैं कि अगर उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हों, उसको अच्छी तरह प्रूफ रीड होना चाहिए. नंबर 3, कि आप क्यों नहीं रिसोर्स पैक बनाते कि जिसमें 3-4 बुक्स की बजाय हम उसमें से जो अच्छा मटेरियल है उसको आपकी कमेटी सेलेक्ट करे और उसको रिसोर्स पैक में असाइनमेंट्स और इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम सेट होते हैं आपके उसके प्रैक्टिस के लिए, इस तरह के बना के जो हम बोर्ड अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सके और स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट्स अच्छी उससे उसके ऊपर अच्छा मटेरियल मिल जाए और ऑथेंटिक मटेरियल मिले. क्योंकि मटेरियल में भी कुछ ऑथेंटिक होते हैं, कुछ में मिस्टेक्स होती हैं, स्टूडेंट्स वहां से लर्न कर ले कि जिसमें इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ये भी एक मसला है. तो आप कोई ऑथेंटिक मटेरियल उसके ऊपर होना चाहिए. नंबर 3, हम ये चाहते हैं कि ये जो सेपरेट जूम मीटिंग्स हों, ताकि इसी कोई ये जो जितनी यहाँ पे बन रही है और सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स की अलग हो जाए, फिजिक्स वालों की अलग हो जाए, जिसमें वो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपस में डिस्कशन से तय करें कि कौन से प्रॉब्लम्स है और उनको हाउ कैन दोज बी एड्रेस्ड, कि उनको हम कैसे लेके चलें. तो इस तरह का होना चाहिए. हमारी बस यही है कि अगर आप काइंडली इस पे. डॉक्टर साहब, thank you very much for participation, sir. You are from my mother institution and I respect you for that, and I have utmost respect for the
whole staff, all of the participants today. I would like to address all the queries that you have already raised. सबसे पहले कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, या बल्कि लास्ट पॉइंट से हम शुरू करते हैं कि मुतल्लिका मज़ामीन के ऊपर अगर हम जूम सेशन सब्जेक्ट वाइज करना शुरू करें, लेट्स टॉक अबाउट दैट. हम लोग ऑलरेडी हमारी पाइपलाइन में है कि हम लोगों ने इस साल पेपर क्वेश्चन पेपर डेवलपमेंट और क्वेश्चन पेपर असेसमेंट के हवाले से जो ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाने हैं, वो ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो दोनों तरह से लाइव और फिजिकल यानी कि मुतल्लिका वर्कशॉप्स के अंदर होंगे. उसके अंदर तमाम असातिज़ा जो होते हैं मुतल्लिका सब्जेक्ट के, वो एक जगह पे बैठे होते हैं. तो वो एक ऑलरेडी हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है. और उसके अलावा फेडरल बोर्ड की अपनी जो कमेटी ऑफ कोर्सेज की मीटिंग होती है, उसके अंदर भी ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसके अंदर मुतल्लिका सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं इनके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके हवाले से सोल्यूशन आगे लेके चलते हैं. सबसे पहला आपने पॉइंट आउट किया सर, पैटर्न इन टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाए. बिल्कुल सर, ये हमने पहले अर्ज किया कि विद इन द समर वेकेशन हम इसका जो पैटर्न है वो रिवाइज्ड पैटर्न अलोंग विद द रिवाइज्ड ई शीट्स पैटर्न, ये दोनों चीजें इंट्रोड्यूस करवा दी जाएंगी ताकि बच्चे इसको इन टाइम कर सकें. जो बुक्स की प्रूफ रीडिंग है सर, उसके लिए हम मुतल्लिका पब्लिशर्स को कांटेक्ट कर लेते हैं कि आप इसकी प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म बेहतर बनाएं. और रिसोर्स पैक के हवाले से डॉक्टर साहब एक लंबी डिबेट है, मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटे से सेंटेंस में इसको हम कंप्लीट करना चाहें. सर, अगर फेडरल बोर्ड एक सिंगल बाउंड यानी कि एक लिमिटेड सा रिसोर्स पैक दे देगा, तो ये एक उस डाइवर्सिटी के ऊपर एक छोटी सी पाबंदी लग जाएगी. जो हमारे पास फेडरल बोर्ड के साथ एफिलिएटेड 3000 से जायद अदारे हैं, हर अदारे में अगर हम एक एक सब्जेक्ट के 10-10 या 5-5 टीचर्स भी लगाएं, तो वो 15,000 या 30,000 जो असातिज़ा हैं, उन लोगों के जहनों में जो मुख्तलिफ किस्म के मुतनव्वे किस्म के जो आइडियाज़ हैं वो पिनअप नहीं पाएंगे, उनको ग्रोथ करने का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए हम इसके ऊपर हमें बिल्कुल इतराज़ नहीं है कि फेडरल बोर्ड अपना एक रिसोर्स मटेरियल डाल दे, लेकिन हम इस बात को एनकरेज करेंगे कि तमाम स्कूल जो हैं अपने अपने रिसोर्स मटेरियल डेवलप करें ताकि हमारे पास डाइवर्सिटी आए, ताकि हमारे पास फिजिक्स के एक्सपर्ट्स जो हैं वो गिलगित से जो बच्चा चीज़ सीख के आ रहा है, वो कराची में बच्चा उससे बेहतर या उससे मुख्तलिफ चीज़ सीखे, ताकि आगे इंडस्ट्री को थर्मो के, काइनेमेटिक्स के, डायनामिक्स के, इसी तरह से क्लासिकल फिजिक्स के या न्यूटोनियन फिजिक्स के हमारे पास एक्सपर्ट्स मिल सकें. डाइवर्सिटी सब तभी आएगी जब सब लोगों को मुख्तलिफ तरीके से काम करने का मौका मिलेगा. अदरवाइज रिसोर्स पैक तैयार करना और उसको दे देना और उसके बाद उसी में से बार बार बच्चों को असेस करते रहना, दैट इज नॉट अ ह्यूज इशू. हम उसके अगेंस्ट नहीं है. थोड़ा सा हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसके अंदर थोड़ी सी वो मौजूद रहे, डाइवर्सिटी मौजूद रहे. ऑल राइट जी. FGPS नंबर 1 तारिकाबाद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. फैसल नवीद फ्रॉम FG पब्लिक स्कूल नंबर 1 तारिकाबाद. सर, मेरा क्वेश्चन जर्नल सिस्टम के ऊपर है. हमारा बच्चा जब FSC कर लेता है तो उसके बाद उसने MD कैट के लिए या UHS के लिए अपीयर होना होता है, स्पेशली मेडिकल बच्चों के लिए. तो उसमें यह है कि 10% मैट्रिक का और 40% FSC का भी इंक्लूड किया जाता है मेरिट में. अब जो बच्चे दूसरे पंजाब बोर्ड से करके आ रहे होते हैं, उनका मेरिट खासा ज्यादा बन जाता है एज कम्पेयर टू हमारे बच्चे के जो फेडरल बोर्ड से अपीयर होकर मार्क्स गेन करता है. तो नतीजतन पंजाब के बच्चे या दूसरे बोर्ड के बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करते हैं एज कम्पेयर टू वो बच्चा जो फेडरल बोर्ड से अपीयर हुआ. तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सिस्टम हमारा चूंकि बाकी बोर्ड के साथ कंपेटेबल नहीं है, उनका एग्जाम सिस्टम खासा इजी है, हमारा एग्जाम सिस्टम अ लिटिल बिट टफर देन दैट है. तो जिसकी वजह से जो है ना बच्चा हमारा थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जाता है. वो एंटी टेस्ट की भी प्रिपरेशन करता है, लेकिन उसके जहन में यही होता है. मेरे अपने भी कुछ खासे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को प्रेफर करते हैं कि सर मैट्रिक तो हमने फेडरल बोर्ड से कर लिया, लेकिन FSC हमने पंजाब से करनी है, पिंडी बोर्ड से करनी है या पंजाब का कोई भी बोर्ड वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां से परसेंटेज ज्यादा आ जाती है. तो फिर थोड़ी बहुत जान जो MD कैट के एंट्री टेस्ट के लिए उन्होंने करनी होती है वो उसमें मार लेते हैं और वो किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए इजीली जो है ना वो क्वालिफाई कर जाते हैं. तो इस पे सर काइंडली थोड़ी सी देख लें इसको, अगर आप देख सकें. फैसल साहब, ड्यूली नोटेड. इसको हम देख लेते हैं कि हमारी जो मार्किंग है वो एट पार हो बाकी बोर्ड्स के साथ.
इस बात को हम अपना तुर्रा इम्तियाज तो नहीं समझेंगे, लेकिन हम इस पे थोड़ा सा ये कहेंगे कि फेडरल बोर्ड की तरफ से अगर आप पास परसेंटेज या हाई परसेंटेज टू एडमिशन रेशो देखें तो ये बाकी बोर्ड्स के मुकाबले में खासी हाई है। अगर आप पुराने सालों के भी हमारे ये फिगर्स उठा के देख लें तो उसके अंदर फेडरल बोर्ड के बच्चों की जो परसेंटेज टू एडमिशन रेशो है दैट इज क्वाइट हाई। फेडरल बोर्ड का मुकाबला बहरहाल पंजाब की जितने भी बोर्ड्स हैं उन सारों के साथ अकेला है, यानी कि अगर फेडरल बोर्ड अकेला है तो उसके मुकाबले में पिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड और बाकी जितने भी पंजाब में बोर्ड्स ऑपरेट कर रहे हैं ना सिर्फ उनके साथ है बल्कि बाकी पाकिस्तान में भी इदारे उन सारों के साथ है। तो इट्स नॉट लाइक अ कंपटीशन, हम लोग किसी जगह पे कोई ऐसा वो मुकाबला नहीं, लेकिन बच्चे ने बहरहाल मुकाबला करना होता है। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अगर इंडिविजुअल बोर्ड के स्टैट्स के हवाले से देखें तो फेडरल बोर्ड अकेला वर्सेस ऑल द पंजाब बोर्ड्स तो वो थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। काइंडली इसको थोड़ा सा आप रिव्यू कर लें कि किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के साथ अगर कंपैरिजन करने तो शायद वो ज्यादा मुनासिब होगा। सर इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे पास जो फेडरल बोर्ड का बच्चा जिन बुक से तैयारी करेगा उसके पास टोटली दो फॉर्म्स हैं, या वो नम्स में अपीयर होता है या वो एफएमडीसी के लिए एसएसएमबू के लिए अपीयर होता है। उसको तैयारी यूएचएस के लिए भी करनी है। जब वो यूएचएस के लिए जाता है तो फिर उसके लिए पंजाब की जो है ना वो बुक्स को भी उसको प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि उनका सेटअप काफी बड़ा है। मेडिकल कॉलेजेस की रेशो फेडरल में बहुत कम है और पंजाब में बहुत ज्यादा है। तो उस हवाले से थोड़ा सा जो है ना देखने की जरूरत है। करिकुलम चूंकि हमारा चले नेशनल करिकुलम है, सबके लिए सेम है, लेकिन बात वहीं पे आती है कि चूंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, हमारे बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए इसको स्ट्रगल जो है ना वो जरा ज्यादा करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू उन बच्चों। एग्रीड फैसल साहब, एग्रीड फैसल साहब, इसमें आपकी बात को हम एंडोर्स करते हैं। थोड़ा सा मजीद ऐड करेंगे इसमें कि हम ऑलरेडी ये जो मुतल्लिका अदारे हैं, मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, हम उनके साथ इन टच हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि उनके पास जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है हमारे असेसमेंट जो है उससे मुताबिकत रखे, या फिर हम जो असेसमेंट ले रहे हैं वो उसको अपने एंट्री टेस्ट के डिज़ाइन के अंदर ज़रूर शामिल करें या उसी के मुताबिक रहें। एंड वी आर इन टच विद देम। हम हमारे अलावा एप्सेक्स और हमारे अलावा बाकी सारी डायरेक्टरेट्स अपनी अपनी एतबार से, अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ इन टच है और उनके साथ ये आइडिया शेयर कर रहे हैं। ड्यूली नोटेड, हम इसको बहरहाल इसको मजीद इस तरह से फोकस करेंगे कि फेडरल बोर्ड का बच्चा किसी भी तरह से डिसएडवांटेज पे ना हो। We don't want our student to suffer because of our ignorance और हमारा कोई और ऐसा हमारे अंदर कोई खामी हो जिसकी वजह से बच्चे को सफर ना करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। रज़ाक साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। मैं प्रिंसिपल एफजी डिग्री कॉलेज एटिक बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री का टीचर भी हूँ। क्वेश्चन पेपर के हवाले से मेरे थोड़े से दो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो है कि मसलन मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो उस क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी। मसलन पिछली दफ़ा जो हार्ड एरिया में क्वेश्चन पेपर आया था उसका एक एमसीक्यूज था जिसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का पूछा गया था, जबकि जो 4 ऑप्शन दिए गए थे वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। तो एक तो इस तरफ ज़रा फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हार्ड एरियाज में और लोकल एरियाज में 2 डिफरेंट पेपर्स आ रहे हैं। अगरचे फेडरल बोर्ड की एक अच्छी अटेम्प्ट है, लेकिन क्या एक ही मुल्क में रहने वाले इस तरीके से प्रॉपर या जस्टिफाइड वे से स्टूडेंट्स असेस हो सकेंगे? थैंक यू नुमान सर। जी रज़ाक साहब, थैंक यू वेरी मच जी। जो आपने मिस्टेक की निशानदेही की, ये मिस्टेक को हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की मिस्टेक्स या ऐसी मिस्टेक या इसी टाइप की और मिस्टेक्स रिपीट ना हो। सर दूसरा ये कि हमारे जो पैरेलल जो पेपर्स एडमिनिस्टर होते हैं उसके अंदर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि दोनों क्वेश्चन पेपर जो हैं वो बैक वक्त एक ही टाइम में जब एडमिनिस्टर हो रहे हों तो उनके अंदर किसी किस्म का कोई अनड्यू एडवांटेज या अनड्यू डिसएडवांटेज ना मौजूद हो। दोनों क्वेश्चन पेपर्स एक ही करिकुलम से रेलेवेंट एसएलओज के मुताबिक एक ही वेटेज के मुताबिक बनाए जाते हैं। 19.5 या 20 मार्क्स, मतलब इतना सारा डिफरेंस अगर कहीं आ जाए तो वो एक ह्यूमन एफर्ट के अंदर कोई कमी हो सकती है। अदरवाइज जो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग
उसके अंदर तमाम कंटेंट्स और उनके टीओएस और उनके जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है, जो उसके पीछे जो सारी प्रिपरेशन मटेरियल है, वो सारे का सारा 100% सेम होता है। इसमें सर लास्ट पॉइंट जब हम ऐड करेंगे, लास्ट पॉइंट हम ऐड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपने डिफाइन किया कि हार्ड एरिया लोकल, ये कोई ऐसा वो नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसके अंदर मुतल्लिका सेंटर्स की निशानदही और वो सारी की सारी एक वेल थॉट प्रोसेस के थ्रू की जाती है। इसके अंदर हरगिज ये नहीं सोचा जाता कि जी मुतल्लिका सेंटर जो है वो उस सेंटर के ऊपर हमने आसान पेपर भेजना है या दूसरे सेंटर पे हमने मुश्किल पेपर भेजना है, हरगिज ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई ना इंटेंशन है ना कुछ हो रहा है। एक वेल थॉट प्रोसेस है जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक बाउंड्रीज को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ पेपर्स आते हैं, और उसके पीछे जो रैशनल है वो आपको अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह वी विल डिस्क्राइब, वी विल गिव यू मोर डिटेल्स ऑन इट, और इसके हवाले से हम आपको मजीद एतमाद में भी ले लेंगे। वी कैन गेट यू इन मोर कॉन्फिडेंस, इन हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, कि हमारे दोनों पेपर्स के अंदर कंटेंट की क्वालिटी के एतबार से फर्क नहीं होता। 19-20 का जो थोड़ा बहुत फर्क अपेरेंट नजर आता है, वो अगर एक जगह पे कोई एक चीज मुश्किल है तो वो दूसरी जगह पे उसी को कंपनसेट भी कर रहा होता है। दोनों पेपर्स एक दूसरे के साथ इन टोटल बैलेंस में होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तैमूर जान, सर मैं ये ई मार्किंग के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके लिए जो है वो अभी कुछ वीडियोस अपलोड हो रहे थे और वो टेस्ट लिए जा रहे थे कि आपने ये टेस्ट जो है वो पास करने हैं, फिर आपको हम मार्किंग अलॉट करेंगे। तो काइंडली अगर फिजिक्स के लिए अगर आप एग्जामिनर ले रहे हैं तो उससे भी जो है वो टेस्ट भी फिजिक्स में लेनी चाहिए, बजाय इसके कि पेडागोजी को हम दोबारा उठाए, जो है वो 5-5 6-6 साल पहले हमने पढ़े हैं वो थ्योरीज रिपीट हो रही है और वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं कि आपने ये वीडियोस देखने हैं। तो स्कूल में 2 बजे तो हमारी छुट्टी हो जाती है, फिर अब अगर घर भी दूर है 4 बजे हम घर पहुंच जाते हैं, तो इतनी लंबी चौड़ी बहुत सारी वीडियोस हम देखेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसकी बजाय अगर ये टेस्ट जो है वो फिजिक्स में हो, कम हो, और वो उसको एक बंदा जो है वो पास करे, तो उससे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का भी पता लग जाएगा और इतना टाइम कंज्यूमिंग भी हमारे लिए नहीं होगा। थैंक यू सर। तैमूर साहब थैंक यू वेरी मच, ड्यूली नोटेड। ये मैंने नोट कर लिया पॉइंट आपका, ये मुतल्लिका उनके साथ कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कंटेंट के ऊपर जरा फोकस किया जाए बजाय इसके कि हम पेडागोजी पे जाएं। कुछ रिटन सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा लाइव क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ऑल राइट, रिटर्न्स काफी सारे हो गए हैं। फेडरल बोर्ड इज नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर यूजिंग आवर बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फेडरल बोर्ड ये सर पे करना चाहिए। इसके ऊपर हम कर लेते हैं बात के फेडरल बोर्ड जो है वो किस तरह से उसको कंपनसेट करे। एग्जाम सेंटर्स फॉर ईच स्कूल शुड बी चेंज एवरी ईयर। जी इसके ऊपर मिली जुली राय हैं, मैडम नजमा ने इसके ऊपर पॉइंट आउट किया है। इसके ऊपर मिली जुली आ रहा है कि हर स्कूल का नया एग्जाम सेंटर होना चाहिए। हम कर देंगे तो लोग कहेंगे वही होना चाहिए। Why we have to affiliate after every 2 years? It should be once for lifetime. मैडम सरवत, डॉक्टर सरवत सुल्ताना साहिबा ने पॉइंट आउट किया। मैडम इसके ऊपर हम थोड़ा सा अगर इसको इंश्योर करना चाहें या हम वो करना चाहें, अगर हम देखें जो बड़े अदारे हैं जैसे एफजी स्कूल्स हो गए और इसी तरह से मॉडल कॉलेजेस, मॉडल स्कूल्स, एपीएस के अदारे हो गए, ओपीएफ हो गए, पीएफ के हो गए, उन अदारों के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े हैं, अच्छे हैं, सारा कुछ है। उन अदारों के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार बाजुकात रिवाइज होता रहता है, नए कमरे बन जाते हैं, नई बिल्डिंग्स बन जाती हैं। वो बिल्डिंग्स बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होनी चाहिए। और इसी तरह से जो प्राइवेट अदारे होते हैं वो बाजुकात अपनी बिल्डिंग्स ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है ताकि वो हम लोग उनके साथ साथ जो है राब्ते में रहें और क्वालिटी चेक जो है वो मेंटेन रहे। Fixed amount should be paid for to the schools for using laboratories during examination, as all students are not from the or schools. जी इसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। अक्सर इम्तिहानी मराकज़ में गुंजाइश से ज़्यादा तलबा होते हैं और छोटे छोटे कमरों में इम्तिहानात लिए जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम इम्तिहानात फेयर नहीं होते। इस इशू पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये वही पॉइंट है जैसे मैंने ऊपर रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहिबा के सवाल के हवाले से कि हमारे पास जो है वो अदारों को हम कॉन्स्टेंटली जो है एफिलिएशन को, री एफिलिएशन को और बार बार उनका काम रिफ्रेश करते रहते हैं ताकि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन भी करें और इम्प्रूव भी करें।
A new book of General Science 9th is available on NBF website 2024. Kindly guide your SSN का पेपर न्यू बुक के अकॉर्डिंग होगा या वो बुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर अगर करिकुलम चेंज है तो न्यू बुक होगी, अगर करिकुलम पुराने वाला है तो पुरानी बुक होगी। Private schools are use designation as lecturer and they get preference as supervisory staff. Although they don't have experience, kindly supervisory staff appointments, government teachers should be given preference, please. जी प्रेफरेंस तो नहीं, हम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन इस बात को ऑलरेडी मद्देनजर रखा जाता है कि सिर्फ नाम के साथ लेक्चरर लिख लेने के साथ टाइटल से इतना फर्क नहीं पड़ता मैडम जितना, या सर क्योंकि रेडमी 10 से है सवाल, तो टाइटल से फर्क नहीं पड़ता जितना एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज प्रेफर्ड। Does the time allocated specified for chemistry HSC1 will be enough to complete its previous? इसके ऊपर मल्टीपल टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक पेडागोजी की जो है वो आपको बनानी पड़ेगी स्कीम, ऑन द अदर हैंड उसकी एग्जामिनेशन को हम कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट फॉर मैट्रिक एंड एफएससी रिजल्ट्स? ईद के बाद इंशाल्लाह मैट्रिक का रिजल्ट और कुछ अर्से बाद इंटर का रिजल्ट इंशाल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम एफजी कॉलेज कोहाट कैंट से बात कर रहा हूँ मैं। एक इशू जो पिछले साल फेस किया स्टूडेंट्स ने वो ये था कि जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम था आपका उसके पेपर्स अच्छे खासे यानी टफ थे, और जो सेकंड एनुअल के पेपर्स हुए उसमें जो बच्चे रीअपियर हुए यानी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो पेपर्स बहुत उसके मुकाबले में इजी थे, तो वो बच्चे अच्छे खासे यानी नंबर लेके, हालांकि अब वो जो फर्स्ट एनुअल में जो बच्चे अपियर हुए थे और वो किसी वजह से फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से या किसी वजह से वो सेकंड एनुअल में अपियर ना हो सके, तो उनके नंबर कम रह गए, और जो रीअपियर हो गए थे सेकंड एनुअल में उनके नंबर ज्यादा हो गए क्योंकि वो पेपर कंपैरेटिवली इजी थे। तो इसको भी जरा, जैसे अभी आपने भी बात की थी कि हमारे पेपर जो हार्ड एरिया और नॉर्मल पेपर जो है वो एक ही लेवल के होते हैं, तो पिछले साल फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल में ये डिफरेंस था अच्छा खासा पेपर के लेवल में। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन, फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। इस पे सर मैं आपके साथ इंतहाई अदब के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ, कल मुझे एक और मीटिंग में एक बड़े सीनियर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आपके सेकंड एनुअल के पेपर फर्स्ट एनुअल से भी ज़्यादा मुश्किल थे। तो मैं ये कमेंट सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, मैं एक जनरल एक परसेप्शन के लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एक जो असेसमेंट फ्रेमवर्क डिफाइंड है करिकुलम में उसके मुताबिक होते हैं, जो उनके डिफाइंड कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल्स हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, उनके मुताबिक होते हैं। हमारी हरगिज कोई ऐसी वो नहीं होती कि हमने इस एनुअल में पेपर आसान बनाने हैं, इस एरिया के पेपर मुश्किल बनाने हैं, या कोई ऐसा वो नहीं होता। तमाम पेपर जो हैं वो एक पर्टिकुलर टेबल को फॉलो करते हैं। ऑन दी अदर हैंड किसी को बाज़-औक़ात एक पेपर मुश्किल लगता है और किसी को तैयारी की बिना पे वही पेपर आसान लगता है, तो ये एक सब्जेक्टिव बात होती है। हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को मैक्सिमम विद इन द लिमिट्स इस तरह से फैसिलिटेट करें कि असेसमेंट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सर ये अली हसनैन दिस साइड। जी अली हसनैन साहब, थैंक यू वेरी मच। हम ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। जी अली साहब। सर इसी ये फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल के हवाले से हमें कॉलेज लेवल पे एक डिफिकल्टी रहती है सेशन मैनेज करने के हवाले से। अभी डिलिबरेटली स्टूडेंट्स ड्रॉप सम सब्जेक्ट्स ना, और वो चूंकि मिड्स हमारे एकेडमिक सेशन चल रहा होता है पीक पे, उस वक्त आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं। इसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि इसको क्लोज कर दिया जाए इतना कि महीने के गैप के बाद फिर सेकंड एनुअल हो जाए? इतना क्लोज करने से अली साहब दो प्रॉब्लम्स होंगे। एक तो ये कि जो सेकंड एनुअल वाले बच्चे हैं उसके अंदर वो जो बच्चे जिनका फर्स्ट एनुअल में कोई सप्ली या कोई और ऐसा प्रॉब्लम है वो शायद उसको अच्छी तरह से अवेल ना कर सकें। और ऑलरेडी आपने देखा कि इस सारी डिबेट के अंदर ई मार्किंग और उसकी क्वालिटी के ऊपर काफी सारा वो हुआ। क्वालिटी और टाइम बाज़ औक़ात एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि जैसे जैसे, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लें कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएं वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ती रहती है। तो अगर हम ऑलरेडी टीचर्स जिनके पास अपनी पर्सनल असाइनमेंट के अलावा वो हमें टाइम देते हैं फेडरल बोर्ड की मार्किंग के लिए, अगर हम उनको ओवरलोड कर देंगे कि आपने विद इन अ स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम आपने हमें तमाम मार्किंग करके देनी है, तो आई थिंक इट विल एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी। हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने डोमेन को मजीद वास्ट कर दें,
मिनिमम टाइम कर सकें, इस टाइम को रिड्यूस करने पे बात की जा सकती है। इस वक्त एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट सर, लाइक आपका चैलेंज वी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट के है एक लिमिटेशन, यही इसी नेचर का हमें भी चैलेंज है कि हम एक एकेडमिक सेशन में दरमियान में ये इतनी कंपल्सरी ब्रेक आ जाती है 20-25 दिन की, क्योंकि 60 to 70% स्टूडेंट्स रीअपेयर ना फॉर इम्प्रूवमेंट और अदर पर्पसेस जो क्लियर करने के वाले से, तो सेशन बहुत डिस्टर्ब रहता है और क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है बच्चों की लर्निंग की। तो इसमें अगर हम दोनों मिलके कोई मिड वे, यानी आप 2.5 महीने का ब्रेक देते हैं, ये 2.5 महीने का, तो अगर वो 1.5 महीने का हो जाए कोई इस तरह के, आगे सेशन में हमें भी टाइम मिल जाए जी तो बाकी जी स्टूडेंट्स पे अली साहब ड्यूली नोटेड, ये जो ब्रेक है इसको रिड्यूस किया जा सकता है। हम वी विल ट्राई टू वर्क आउट लेवल बेस्ट के इस तरह से किया जाए कि बच्चों को भी सेकंड एनुअल का जो है फायदा हो और अदारों के ऊपर भी कोई एडिशनल पाबंदी ना आए। बिल्कुल ठीक है सर। सर वेरी एनलाइटनिंग सेशन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का शुक्रिया फॉर योर पार्टिसिपेशन। इट वाज अ क्वाइट एन इंटरेक्टिव सेशन। आप लोगों की मौजूदगी की वजह से हमारा नॉलेज फ्रेश हो जाता है, हम लोग अपनी टोज पे रहते हैं एंड वी कीप ऑन इम्प्रूविंग आवर प्रैक्टिसेस। एंड आई विल हैंड ओवर द सेशन टू मिस्टर हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह साहब अब आपको क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट मेरी तरफ से आप सब लोगों का अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। FG स्कूल और कॉलेजेस के प्रिंसिपल हजरात, मर्द, ख्वातीन और टीचर्स, बहुत खुशी हुई आप लोगों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ इस सेशन को अटेंड किया। मैं भी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आखिर तक बैठा रहा और आपके सारे सवाल सुनता रहा, और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मुझे एक ट्रेंड का पता चल गया कि FG के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मसाइल इनको पेश आ रहे हैं। तो इसी बुनियाद पर हमने इस सेशन को शुरू किया है, और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि 2021 के आखिर में SLO बेस्ड एग्ज़ामिनेशन की तरफ फेडरल बोर्ड गया है, और 2022 का हमारा पहला इम्तिहान जो हुआ था वो SLO बेस्ड हुआ था। और 2022 के 8 फरवरी 2022 को, यानी आज से 2.5 साल पहले, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें हर सवाल के जवाब, अगर आप अभी भी वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस जो फेडरल बोर्ड के उस पर पड़ा है और हज़ारों लोग उसको देख चुके हैं। आप लोग अगर देखेंगे उसको तो आप आज जो सवालात कर रहे हैं इसका जवाब हमने मैक्सिमम सवालात के जवाब 2.5 साल पहले दिए थे, और वो यही था कि हमने पूरे मुल्क से सवालात इकट्ठे किए, उनको कंपाइल किया और उनको जवाब दे दिए। उसमें हम कितने कामयाब हैं ये तो आप लोग फैसला करेंगे। लेकिन ये जो 2-3 चीज़ें मैं वैसे थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। एक, आपकी ये कंसर्न बहुत अच्छी बात है कि आप अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं कि उनका रिज़ल्ट ख़राब ना हो। ये ज़ाहिर है कि रिज़ल्ट अगर ख़राब होता है तो आपके लिए भी मसला है, बच्चे के लिए भी मसला है, लेकिन फेडरल बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा मसला है। इसलिए हमने 2022 का रिज़ल्ट जो निकाला, मैं उस वक्त IIT का हेड था, मैंने 2000 फेडरल बोर्ड के पुराने 8-10 सालों के रिज़ल्ट सारे कंपेयर किए, और जो लेटेस्ट रिज़ल्ट हमारा SLO बेस्ड 2022 का था वो सबसे अच्छा था। फिर 2023 का रिज़ल्ट जब निकालने से पहले हमने उसकी असेसमेंट की, वो 2022 का रिज़ल्ट से बेहतर था 2023 का रिज़ल्ट, और इसी तरीके से 2024 का रिज़ल्ट जो था वो 2023 से बेहतर था। इसलिए इस तरह आप कह सकते हैं। और इसको मेरी वीडियोज़ अगर आप देख लें तो उसमें चीज़ें मैंने बाकायदा डिस्प्ले किए हैं, और अभी मुझे थोड़ा सा मौका और आप लोग दे रहे हैं कि मैं दोबारा इन सारी चीज़ों को एवेलुएट करूं और आपके सामने डिस्प्ले करूं। तो ज़ाहिर है बच्चा अगर ख़राब होता है तो हमारा बच्चा ख़राब होता है, हम उसके इक्वल के ज़िम्मेदार हैं। और हमारे क्वेश्चन पेपर आप 2000 रिसेंटली जो इम्तिहान हुआ है इसके क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लें तो मैं तो हर पेपर के बारे में तकरीबन टीचर एक्सपर्ट से और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पूछता रहा कि वो क्या महसूस करते हैं। तो किसी पे एक आध पेपर के अलावा किसी पेपर पे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया। और हमने मार्किंग के हवाले से भी ट्रेनिंग, यानी पूरे पाकिस्तान के टीचर्स, प्रिंसिपल सब तो नहीं हम कर सके, लेकिन कोई 20,000 के करीब प्रिंसिपल्स और टीचर्स को ट्रेनिंग से हम गुजार चुके हैं। गिलगित के दूर दराज अजला से लेकर कराची तक और जम्मू कश्मीर तक और सरहद के खैबर पख्तूनख्वा तक, ये सब तक या मैं खुद गया हूँ या अपने बोर्ड के सीनियर अफसरान को भेजे हैं। तो इस तरीके से ये अब जो नया सिलसिला शुरू होगा, ये 2025 के लिए हमने जूम मीटिंग शुरू की है। ये कुछ दिन चलेंगी, हमें आपका ट्रेंड का पता चल जाएगा, फिर हम ट्रेनिंग, ये बाकायदा ट्रेनिंग भी देंगे, और फिर उसके बाद असेसमेंट भी इंशाल्लाह या हम या कोई और
इदारा करेगा और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन करेंगे और जो सर्टिफाइड लोग होंगे वही फेडरल बोर्ड की ड्यूटी कर सकेंगे। कोई भी ड्यूटी हो, सुपरवाइजरी स्टाफ की ड्यूटी हो, असेसमेंट की हो, मार्किंग की हो, मार्किंग सॉरी ये क्वेश्चन आइटम बैंक की हो, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की हो, ये सारे लोग हमारे जो सर्टिफाइड लोग होंगे वही लोग कर सकेंगे और उनको हम एक प्रोसेस से गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आप हमारे साथ रहिएगा, हमें अपना फीडबैक देखते जाइएगा, देते जाइएगा। मैंने पहले भी स्टार्ट में कहा था कि एक सेशन में सारे मसले हल नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे, लेकिन हमने स्टार्ट किया है। आप लोग भी अपने डायरेक्टरेट्स के साथ इन टच रहे। हम आपके डायरेक्टरेट्स जो पिंडी में आपका मेन डायरेक्टरेट कैंट एंड गिरिजन का है उनसे इन टच रहे 1-2 सालों से, लेकिन बाद थोड़ा सा जब जहाँ हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा चली जाती है, इसलिए कि रिसोर्सेज हमने उनके इस्तेमाल करने हैं। जगह हो गई, साउंड सिस्टम हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, तो जो हमें ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं उनको ज़्यादा ट्रेनिंग मिल जाती है। तो इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। बाकी वो एक सवाल आया था कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग ट्रेनिंग फेस टू फेस इस तरह किए जाए, तो हमारे पास 3,500 इदारे हैं पूरे और 365 दिन है साल में। इस 365 दिन में हम 200 दिन काम करेंगे, तो 200 दिनों में हम 50 इदारे भी नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि एक इदारे के 8 सब्जेक्ट होते हैं तो 8 दिन चाहिए। तो हम अपने हिसाब से जो मैनेज कर सकते हैं वो करेंगे अच्छी, इसलिए हमने जूम मीटिंग शुरू की। फिजिकली हम बहुत कम जा रहे हैं, तो जूम मीटिंग में इंशाल्लाह हमारा सिलसिला चलता रहेगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि आपने फीडबैक हमें देना है। फीडबैक देने के नतीजे में अगर हमारी जो गलती आप महसूस करते हैं आप खुल के बताएं, कोई हमें परेशानी नहीं होती। हम सुनना चाहते हैं कि हमारे बारे में स्टूडेंट्स और टीचर्स और कम्युनिटी क्या कहती है, क्या सोचती है। तो आप हमें फीडबैक दे दें और ये फीडबैक आप कोशिश करें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सॉफ्ट फॉर्म में हमारे चैट बॉक्स के ज़रिए दे दें या व्हाट्सएप के ज़रिए दे दें, लेकिन दे लाजमी अपना नाम लिख लें, स्कूल का नाम लिख लें, डिजिग्नेशन लिख लें और कमेंट्स लिख लें। और अगर कोई ज़्यादा अहम बात हो और आप देना मुनासिब समझते हैं तो अपने स्कूल का व्हाट्सएप, प्रिंसिपल का व्हाट्सएप नंबर बेशक लिख ले, ताकि कल अगर हमने कोई रब्ता करना हो तो उनसे कर सके। तो once again I thank all of you for your keen interest and participation in this golden session for all of you and all of us. हम इंशाल्लाह मिलजुल कर काम करेंगे और हमारे आप लोगों के साथ का एक कमिटमेंट है, बच्चों के साथ एक मोहब्बत और कमिटमेंट है, उसकी वजह से हमने ये काम शुरू किया है। रोज़ हम अपने आप को ये थका देने वाला काम करते हैं सुबह से शाम तक और अगले दिन के लिए फिर इंतज़ाम करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि हमारे इस प्रेजेंस के नतीजे में आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। आप लोगों का फ़ायदा होगा तो भी हमें शेयर करें, आप लोगों का फ़ायदा नहीं होगा तो भी हमें शेयर करें। बाकी बहुत सारे सवालों के जवाब अगर आप वो मेरे इंटरव्यू सुनेंगे 8 फरवरी 2022 को तारिक जलाल हमारे एक एम्प्लॉई है, उसके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है, उसको आप सुन ले। और भी कुछ चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। आप तमाम मर्द ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया।